आज इस तीसरे मुद्दे पे आते हैं। 27 लेबर इंटेंसिव सेक्टर को फोकस में रखा गया। इसको डिस्कस करते हुए हम लोग इंडिया के अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ चैलेंजेस, प्रेजेंट कहानी क्या है, क्या चीजें चल रही हैं, हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे। समझ जाइए, एक बार परिचय हो जाना चाहिए कि इंडिया के एविएशन सेक्टर के साथ क्या चैलेंज है, इंडिया के रेलवे सेक्टर के साथ क्या चैलेंज है। अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कीजिए, है ना। कौन कौन से सेक्टर्स को हमने फोकस किया? पहला दूसरा सेक्टर है ऑटो कंपोनेंट और ऑटोमोबाइल। ऑटो कंपोनेंट कहते हैं गाड़ी के पुर्जों का, हमारे पास पिस्टन, इंजन के पार्ट्स, गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स, उनका एक अलग प्रोडक्शन होता है। और ऑटोमोबाइल यानी कि उन टुकड़ों को मिला करके फुल बनाने का। टाटा जैसी कंपनियां दोनों चीजें करती हैं, वो ऑटो पार्ट्स भी बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां भी बना रहे हैं, लेकिन ढेर सारी कंपनियां ऐसी हैं जो सिर्फ ऑटो कंपोनेंट पे काम करती हैं, जो सिर्फ ऑटो का कंपोनेंट बनाती है। जैसे बॉश वगैरह जो नाम सुने होंगे, ये एक इंजन का स्पार्क प्लग या कुछ नीश वाले चीजें ही वो बनाते हैं एक पार्टिकुलर चीज में, उसी में। इनको क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि इनमें जो है वो हमको पोटेंशियल अच्छा खासा नजर आता है, इनमें लेबर भी बढ़ेगा और हम इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आप खोजिएगा तो आपको पाकिस्तान की कहानियों पे तो बहुत सारे वीडियोस बने रहेंगे, वहां पे अच्छे क्वालिटीज के गाड़ी नहीं है, बाइक्स नहीं है। हमारे यहाँ बाजार में देखिए कि लेकिन तबाह करके रखा है, एक से एक बड़का बड़का बाइक जो है सो उतर गया है ना। जबकि पाकिस्तान में वो ये पहले जो हीरो होंडा 100 सीसी का चला करता था, उस टाइप की गाड़ियां चल रही हैं। इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर ठीक है, दुनिया में डेवलप्ड वर्ल्ड के लेवल पे नहीं है, लेकिन हम लोग डेवलपिंग और पुअर वर्ल्ड के लिए एक बढ़िया मैन्युफैक्चरर है जो कि उनके लिए सस्ती गाड़ियां बना सकते हैं। हमारी गाड़ियां, महिंद्रा वालों को आप अफ्रीका में एक्टिव देखिएगा, इथोपिया में जाइए तो रोड किनारे महिंद्रा के जीप और महिंद्रा की गाड़ियां चलती हुई दिखाई पड़ेंगी। सो एक मीडियम लेवल का, हम आईफोन नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सैमसंग लेवल का तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते ही हैं। इसका एक मार्केट है जो कि हम इंटरनेशनली एक्सपैंड कर सकते हैं, प्लस इंडिया में तो है ही है। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ हाल फिलहाल में क्या घटना हुई देखें। ये जो कोविड पैंडेमिक आया 2020 के आसपास, कोविड पैंडेमिक के बाद हमको इंडियन इकोनॉमी नीचे गिरता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन असल में आप इकोनॉमी में थोड़ा ढंग से देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये कोविड के पहले से गिरा था। इंडियन इकोनॉमी एक डाउनवर्ड टर्न पे था। कोविड आया तो उसके बाद तो कई और सेक्टर्स भी तबाह हुए, लेकिन ये जो डाउनफॉल चल रहा था प्री कोविड था। कोविड नहीं भी आता तो इंडिया में एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने वाला था, हमको एक डाउनवर्ड कर्व पे थे। इशू क्या था? इशू था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी आ गई थी। इंडिया में ऑटोमोबाइल जो है वो बिक नहीं रहा था। कारण क्या है? और यहाँ पे टू मच रेगुलेशन कैसे बुरा होता है, इसको समझे। ये 2020 से जस्ट पहले गवर्नमेंट जो है वो कंफ्यूजिंग बयान दे रहा था। गवर्नमेंट एक तरफ बोल रहा था कि हम लोग इंजन का टाइप चेंज करने वाले हैं, हम भारत स्टेज अगले पे जाएंगे। भारत स्टेज क्या है? वो गाड़ियों के स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे आपको बाजार में जो गाड़ियां बिकेंगी उसमें इंजन का क्या स्टैंडर्ड होगा, उसमें फ्यूल का क्या स्टैंडर्ड होगा, इसको भारत स्टेज के नाम से हम लोग इंडिया में स्टैंडर्ड्स बना के रखे हैं कि आपके गाड़ी से जो धुआं निकल रहा है उसमें नाइट्रस ऑक्साइड कितना हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड कितना हो सकता है, इसका एक स्टैंडर्ड है। पुराने वाले स्टैंडर्ड से आप गौर किए हैं, बाजार में आपको अब ऐसी ऐसी गाड़ियां दिखाई पड़ेंगी जिनका दिन में बल्ब जल रहा होगा, है ना। ये असल में नए वाले स्पेसिफिकेशन में है, उनके पास वो बंद भी नहीं कर सकते, वो जल रहा है तो उनका जलबे करेगा, वो नए वाले स्टैंडर्ड में है। मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में कैसी गाड़ियां बना सकते हैं जो स्टैंडर्ड अलाउ करता है, इंडिया में इसी स्टैंडर्ड की गाड़ियां बनेंगी, इससे नीचे की नहीं बनेगी। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम पुराने भारत स्टेज से एक भारत स्टेज जंप करके हम नेक्स्ट भारत स्टेज में आएंगे। आइडिया था कि दिल्ली में दिक्कत हो रहा था, ऑड इवन करने की जरूरत पड़ रही थी, इमिशन को ठीक करेंगे और इसके लिए इन्होंने ये बोला।
इसका असर क्या होने वाला है? गवर्नमेंट बोला कि हम बीएस जंप करने वाले हैं। मैन्युफैक्चरर्स जो है पैनिक में आ गए कि हमारे पास पुराने बीएस के इतना बड़ा स्टॉक है। गाड़ियों का प्रोडक्शन से बिक्री के बीच में वो तो स्लो मूविंग गुड्स है ना, तो इनके प्रोडक्शन से बिक्री के बीच में अच्छा खासा समय होता है। गाड़ियां जो आज बन रही हैं वो अगले 1 साल तक, 6 महीने तक इन लोग के स्टॉक में रहने वाला है। आज नियम चेंज कर दीजिएगा तो हमारे पास जितना गाड़ी पड़ा हुआ है सब बर्बाद हो जाएगा। कंपनियां कंफ्यूज हो गई थी, ग्राहक भी कंफ्यूज था। ग्राहक गाड़ी खरीदना बंद कर दिया कि भाई सुन रहे हैं कि नया मॉडल आने वाला है तो काहे के लिए पुराना मॉडल में पैसा लगाए, नए मॉडल देख लेंगे। गवर्नमेंट एक कंफ्यूजन और खड़ा कर दिया। वो गवर्नमेंट फिर आता है और बोलता है कि इंडिया में अब हम ईवी को प्रमोट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। पहले से ऑलरेडी कंफ्यूजन बना है। और उस समय देखिएगा कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, हमारे महेंद्रा साहब थे, वो ट्विटर पे एक्टिव थे, वो बार बार बोल रहे थे कि अरे आप कंफ्यूज कर दे रहे हैं, ग्राहक भी कंफ्यूज है, खरीदे नहीं खरीदे, मैन्युफैक्चरर कंफ्यूज है कि हम पुराना बीएस पे रहे, नया बीएस पे रहे कि ईवी पे जाए। पता चला कि हम नया बीएस पे काम करना चालू कर दिए, अब आगे कहिएगा कि पेट्रोल डीजल चलवे नहीं करेगा, ईवी चलेगा। तो लेट्स बी क्लियर कि आप क्या करना चाहते हैं। गवर्नमेंट जो दोनों ही काम किया, एक तो कि भारत स्टेज को अपग्रेड करना और ईवी, गवर्नमेंट के तरफ से दोनों ही रिफॉर्म के प्रयास थे, सुधार के प्रयास थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टू मच रिफॉर्म इन टू शॉर्ट पीरियड, ये अगर थोड़ा लंबा फैला के करते, पहले बोलते हैं कि हम लोग भारत स्टेज पे करेंगे, एक कम्युनिकेशन क्लियर है, दूसरे बार बोलते हैं कि आगे चल करके 10 साल बाद हम ईवी पे करेंगे, या अभी ईवी करना है तो फिर भारत स्टेज का है बतिया रहे हैं, दोनों में से कोई एक बोलिए। सो टू मच रेगुलेशन आया, इंडस्ट्री वाले हल्ला कर रहे थे सरकार को कि क्लैरिफिकेशन दीजिए, क्लैरिफिकेशन दीजिए, आपका स्टैंड क्या है। इस पूरे में इनके गाड़ियां बिकनी बंद हो गई। इकोनॉमी में सारे सेक्टर्स एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर गाड़ियों के या ऑटोमोबाइल में अगर हमारे पास डिफ्लेशन जा रहा है तो उससे ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हो रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हो रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन से जाने वाला हर सामान प्रभावित हो रहा है। फूड ट्रांसपोर्टेशन से प्रभावित हो रहा है, क्लोथ ट्रांसपोर्टेशन से प्रभावित हो रहा है। यानी इंडिया में एक डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू हुआ था जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से शुरू हुआ, और उसके बाद वो धीरे धीरे दूसरे सेक्टर्स को कर रहा था। कोविड अगर नहीं आता तो हमारे लिए इस सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करना होता। आप क्या देखेंगे कि उस समय स्थिति ये था कि अगर कभी भी आप किसी भी गाड़ी के शोरूम में अगर इंक्वायरी के लिए गए होते तो सबको गाड़ी वाले जो है फोन करके बोल रहे थे कि 15% डिस्काउंट, 20% ले जाइए ले जाइए। उन लोग स्टॉक खाली करने में लगा हुआ है कि किसी तरीके से पुराना स्टॉक खाली करे। यूजर भी खरीदने में नहीं है क्योंकि भाई कंफ्यूजन है, तो वेट कर लेते हैं, ईवी खरीदेंगे कि क्या खरीदेंगे। असल में ये समस्या जो आया, इसको हमने नहीं ठीक किया, कोविड ने ठीक किया। गेस करिए कि कोविड का एक साइड इम्पैक्ट क्या होने वाला है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन प्रेफर करने लगेंगे। हम कंटामिनेशन अचानक देखिए कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में फिर गाड़ियों का सेल बढ़ने लग गया। गवर्नमेंट भी रेगुलेशन वाइज जो है वो थोड़ा पीछे हो गया, और उसके बाद फिर आप क्या देखेंगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर फिर पकड़ लिया। तो ऑटोमोबाइल की एक कहानी जो कि कोविड के बैकग्राउंड में छुप गई है, लेकिन ये अगर कोविड नहीं होता तो एक बड़ी कहानी होती और रिकवरी करना पड़ता। इसकी रिकवरी तो कोविड ने ही करवा दी, और ये सेक्टर जो है अभी के समय ठीक ठाक चल रहा है ना। रिफॉर्म्स का एक बात है, रिफॉर्म्स पे आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि क्या करना चाहिए हमको, किस तरीके के रिफॉर्म्स करने चाहिए। हमको दोनों बात पे रहना होगा। ईवी को लेकर के हम लोग क्या मानते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के हमारा क्या सोचना है, अच्छे हैं बुरे हैं, क्या क्या मामला क्या है, वेयर डू वी स्टैंड। जब भी कभी आपसे एक एग्जामिनर ये सवाल पूछे कि आप इस बात से सहमत हैं कि असहमत हैं, ये अच्छा है कि ये खराब है, यानी कि कभी एग्जामिनर अगर चुनने के लिए बोले कि इन दोनों में से किसी एक को चुनिए, तो आप एक को नहीं चुनिएगा, आप दोनों को चुनिएगा। इधर और उधर दोनों को मिला करके बात करेंगे। हम बोलेंगे कि हम सहमत हैं लेकिन कुछ बिंदु पर असहमत है, या फिर हम असहमत हैं लेकिन कुछ बिंदु पे हम सहमत हैं। यानी कि दोनों एस्पेक्ट आपको टच करना है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में बेट नहीं लीजिएगा कि हम एक एक डायरेक्शन पकड़ेंगे, हाँ जी ऐसा है तो ऐसा है, और दूसरा साइड नहीं ट्रेस करेंगे, दैट वुड बी बैड अप्रोच। सो हम क्या देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल की ये कहानी है ना।
इसके लिए क्या क्या मेक इन इंडिया में हमने योजनाएं चलाई। एक फेम इंडिया, नहीं सॉरी, को उसका बात हम लोग अधूरा रह गया। क्या है ईवी का स्टैंड, क्या है, अच्छा बुरा? अच्छा है पर कुछ बुरा है। एग्जैक्टली हम ये बोलेंगे कि हम इस आइडिया से अग्री करते हैं कि हमको अब कंबस्शन इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाना चाहिए। उनमें एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो इनसे ज्यादा सेफर है, इनसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर गुड थिंग। बट असहमति कहां पे है कि अभी के समय आपका इलेक्ट्रिसिटी ही ग्रीन नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि हम पेट्रोल नहीं जला रहे हैं, लेकिन बिजली आप कोयला जला करके प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो घुमा फिरा करके नेट इमिशन तो आपका वही है ना। ये तब कॉन्टेक्स्ट में ईवी एक ग्रीनर विकल्प होगा जब आपका इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन होगा। और अनलेस कि आपका इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन नहीं है, जो कि इंडिया में प्रेजेंट सर्कमस्टांस है, ये जो गाड़ी धुआं नहीं चल रहा है लेकिन इसके बिहाफ में कोयला जल रहा है कहीं पे जो कि इसमें यूज कर रहा है, तो हमको पावर के ग्रीन साइड में जाना पड़ेगा। उसके लिए शॉर्ट टर्म नहीं किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म करें। अभी के समय ओला वगैरह कुछ एग्जाम्पल है कि कुछ कंपनियां रेट रेस में उतर गई, ओला वाले की जितनी गाड़ियां बिकती हैं उसमें से 80% खराब वापस आती है। तो उन लोग एक अलग प्रॉब्लम चल रहा है ओला के साथ इंडिया में, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने पे लगे हुए। ऑलराइट, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को समझ रहे हैं, आगे पीछे की कहानी। स्कीम्स, कौन कौन स्कीम चलाए थे? एक फेम इंडिया लाए थे, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड ईवी। आप समझ रहे हैं, ये हाइब्रिड और ईवी को प्रमोट करने के लिए। हाइब्रिड मतलब उसमें दोनों विकल्प हैं, यानी कि उसमें तेल की टंकी भी लगी हुई है, बैटरी खत्म हो गया तो तेल से भी चल जाएगा और कुछ समय जो है वो उससे भी चल जाएगा। साथ में हमको डीजल वाली गाड़ियों को, पेट्रोल वाली गाड़ियों को हटाना चाहिए क्या? नहीं, उसके बिना इकोनॉमी बैठ जाएगा। इंडिया में इतना इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी नहीं है, इतना ईवी नहीं है रोड पे कि आप इकोनॉमी को सस्टेन कर सकते हैं। कोल, पेट्रोलियम, ये एक लंबे समय तक रहने वाले हैं। हमको बंद करने नहीं, कम करने पे फोकस करना चाहिए कि ग्रेजुअली डिक्लाइन कीजिए ओवर द पीरियड। जब हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी का टेक्नोलॉजी अच्छा हो जाएगा, तब जाकर के हम ये करेंगे, है ना। तो उसके साइड से हमने क्या किया है, तो इथेनॉल और मिथेनॉल ब्लाइंड की हमारे पास ब्लेंड की पॉलिसी आई थी। स्पेलिंग ये लड़की गलत लिखी है, ब्लेंड कर दीजिएगा, BLEND। ब्लेंड कहने का मतलब होता है मिलावट। आइडिया क्या है कि ये जो पेट्रोल डीजल हम यूज कर रहे हैं, इसमें ठीक है हमको नेचर से पेट्रोलियम से निकालना पड़ेगा, लेकिन पूरा पेट्रोलियम करने के बजाय इसमें 80% पेट्रोलियम रखें और 20% इसमें मेथनॉल मिला दें, तो एटलीस्ट पूरा तो नहीं हुआ लेकिन कुछ तो कम हुआ। मेथनॉल मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, यानी पेट्रोलियम बनाने में आपको अरबों साल लगेगा, कहीं कहीं पे ही पेट्रोलियम बनता है, जबकि मिथनॉल का तो आप फार्मिंग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के साथ में कर सकते हैं। जितने भी चीनी के मिल हैं सब मिथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसान जो है अपने सड़े गले सामान से मिथेनॉल प्रोड्यूस किया जा सकता है, बायोलॉजिकल सोर्सेज से मिथेनॉल प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये इसको कम करेगा। जब हम लोग एनर्जी का टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो हम लोग बात करेंगे इसको बायोडीजल, बायोफ्यूल के रूप में हम लोग जो कहते हैं ब्लेंडिंग करते हैं। आप बोलेंगे पूरा का पूरा काहे नहीं कर देते? पूरा करेंगे तो उतना कैलोरीफिक वैल्यू नहीं आएगा जो कि पेट्रोलियम में है, इंजन चल नहीं पाएगा। अगर कर पाते तो कर देते, लेकिन वो पेट्रोलियम का जो हायर कैलोरीफिक वैल्यू है उसको बस हम कम कर सकते हैं, वरना और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो ये पॉलिसी आई है, ब्लेंड करने का मतलब मिलाना होता है ना, कुछ पार्ट जो है वो मिलाएंगे। तो किन किन सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं? ऑटोमोबाइल सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं, ऑटो कंपोनेंट को टारगेट कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एक बात और होती चले, ईवीज में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? बैटरी। हम ह्यूमंस कुछ टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गए, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गए हैं, चिप टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले गए हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज में हम लोग बहुत आगे। लेकिन कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसे हैं जिसमें कि हम अभी से 100-200 साल पहले खड़े हुए। उनमें से एक बैटरी है। बैटरी अभी भी वो हम लोग केमिकल रिएक्शन बेस्ड लिथियम आयन बैटरीज और इनका यूज कर रहे हैं, इसमें उतना चार्ज होल्ड नहीं किया जा सकता। इंडिया में अगर हम ट्रूली चाहें कि हम चार्ज को कंजर्व करके रखें तो आपको जितना बैटरी का सेटअप बैठाना पड़ेगा वो फिजिबल नहीं है, वो फिजिकल जगह लेगा। इसमें रिसर्च खोज रहा है टेस्ला जैसी कुछ बड़ी कंपनियां, हाई डेंसिटी बैटरी
बैटरीज पे रिसर्च कर रही हैं, लाइकली कुछ आउटकम आएगा। लेकिन ये बैटरी का होना, क्योंकि बैटरी जो है वो रेंज डिफाइन कर रहा है, बैटरी जितना पावर होल्ड कर पाएगा ईवी उतना चल पाएगा। इंडिया में ईवी अभी पूरे तरीके से क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे अभी पेट्रोल पंप है उस तरीके से आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए बीच में चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। अभी तो क्या है, शहर में घर के अगल बगल 200-400 किलोमीटर के रेंज में आप घूमते हैं चार्ज खत्म होने से पहले जाकर के घर में लगाने के लिए, है ना। चले अगले सेक्टर पे, एविएशन सेक्टर फोकस है। एविएशन कहने का मतलब है हमारे पास वायु यात्रा। एविएशन का क्या सीन है, इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन में प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन हमारा रेलवे है। ट्रेन जो है वो इंडिया का मेजर इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। उसके बाद रोड्स है, रोड्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये कंज्यूमेबल आइटम है, ये आपके पेन के रिफिल की तरह है, जैसे जैसे इस्तेमाल कीजिएगा खत्म होगा, फिर रोड बनाना पड़ेगा, फिर खत्म होगा, फिर रोड बनाना पड़ेगा। और इसको एक पब्लिक यूटिलिटी के रूप में ही चलाया जा सकता है, यानी कि उसमें आपको मैनेज पैसा लगाने का इंतजाम करना होगा। तीसरा, इंडिया में वाटरवेज बहुत पुअरली डेवलप्ड है। हमारे पास हैं तो कई नेशनल वाटरवेज हैं, जैसे गंगा अपने आप में नेशनल वाटरवे 1 है, लेकिन इन वाटरवेज का इस्तेमाल कम होता है। कभी भी अगर ट्रांसपोर्टेशन में आपको सजेशन देना हो तो ये सजेशन दीजिए कि वाटरवेज का इस्तेमाल कीजिए, चीपर भी है। एविएशन की स्थिति क्या है, एविएशन को कॉमर्शियल लेवल पे लिमिटेड ही अप्लाई किया जा सकता है। एविएशन से किन सामान को भेज सकते हैं, जिसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर हाई भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पार्सल भेज रहे हैं, जैसे कि ई कॉमर्स के छोटे मोटे सामान भेज रहे हैं। इससे हम आयरन ओर नहीं भेज सकते हैं, इससे हम पानी तेल नहीं भेज सकते हैं, यानी कि एक सर्टेन समय में इसका कॉस्ट फैक्टर इसके यूटिलिटी से नीचे हो जाएगा। ये बड़े पैमाने पे मास ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकता है। ये ज्यादा आपको पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया में इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। इंडिया में इसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग कई काम कर रहे हैं। एक उड़ान स्कीम है, लेकिन पहले इस सेक्टर की सिचुएशन को समझिए। इंडिया में बहुत ही कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप यहाँ पे बना है, यहाँ पे कंपनियों को सरवाइव करना मुश्किल है। बेसिकली इंडिया में जितने भी एयरलाइंस हैं ये दो कैटेगरी में आते हैं। एक तरीके के एयरलाइंस हैं जिनको हम फुल फ्लेज्ड एयरलाइंस कहते हैं। फुल फ्लेज्ड एयरलाइंस वैसे एयरलाइंस है जो कि देखो, एविएशन शुरुआत हुआ था अमीरों के ट्रेवल के साथ, तो एविएशन के साथ में कुछ स्टैंडर्ड बना हुआ है कि आपको बढ़िया सीट मिलेगा, लेग रूम रहेगा, आपको छोटा सा में नहीं कोचेंगे, आप जब जा रहे होंगे तो आपको खाना पीना इसमें इंक्लूडेड होगा, यानी एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है। फुल फ्लेज एयरलाइन उनको कहते हैं जो इस तरीके के बड़े एयरक्राफ्ट रखते हैं, स्टैंडर्ड वाले 747 रखेंगे या 737 रखेंगे, यानी बड़े वाले रखेंगे। प्लस इन लोग फुल सर्विस देते हैं, लाउंज एक्सेस देंगे। आपके पास एयरपोर्ट पे जाइएगा तो इनका लाउंज है, वहाँ पे वेट कर रहे हैं, खाना पीना नाश्ता वगैरह का इंतजाम है, ऊपर गए तो वहाँ पे है। ये फुल फ्लेज वालों का रनिंग कॉस्ट हाई होता है। इंडिया में पहले फुल फ्लेज वाले ही थे और इस चलते लोग कम इस्तेमाल करते थे। एक जमाना था कि रांची से बेंगलोर जाने का 40,000 जो है वो किराया लगता था। लेकिन एक नए टाइप के एयरलाइन कंपनीज इंडिया में उतरे हैं जिनको हम बजट एयरलाइंस कहते हैं। इन लोग कॉस्ट को चीप करने का प्रयास किया। इंडिगो जो देख रहे हैं ये असल में चीपर वाला है। एयर इंडिया वो फुल फ्लेज एयरलाइन है, वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलाता है और उसके एयर इंडिया के प्लेन में भी जाइएगा तो आप देखिए कि उसके सीट के आगे डिस्प्ले और ये मतलब वो वाले हैं जो कि फुल चलाते हैं। ये बजट वाले जो आए, इन्होंने क्या किया कि छोटा छोटा चीज पे कि सैंडविच जो है प्लेन पे खरीदिए, वहां पे 500 रुपया सैंडविच पड़ेगा, वो इंक्लूडेड नहीं है। पानी का बोतल अलग है, बैगेज में ज्यादा बैग है तो एक्स्ट्रा चार्ज ले लेंगे, सीट चुनना है तो उसके लिए अलग चार्ज ले लेंगे, खिड़की सीट चाहिए, चलिए आपका इतना ही ज्यादा लगेगा। मतलब जो कर सकते हैं वो कॉस्ट कटिंग करके चला रहे हैं। इसने इंडिया में एविएशन के लैंडस्केप को बदल दिया। अभी के समय अगर आप बहुत क्लोज में, मतलब कल के लिए आप नहीं कराएं, अगर परसों के लिए फ्लाइट कराएं तो हमारा अंदाजा है कि रांची से बेंगलोर आपका 6,000-7,000 के बीच में 5,000 तक भी आपको फ्लाइट जो है वो डिपेंडिंग अगर रात का चुनते हैं तो 5,000 तक में भी आपको फ्लाइट पड़ जाएगा। ये इतना कम क्यों बन रहा है? क्योंकि ये बजट वाले चला रहे हैं, इनका पूरा ऑपरेशन ही बजट को कम करे। इनके पास
स्टाफ कम होंगे। एयरपोर्ट पे हल्ला काहे होता है कि मेरा प्लेन डिले हुआ, स्टाफ का कमी है। इन लोग कॉस्ट कटिंग में काम कर रहे हैं, तो चीप वाला कर रहे हैं। इसका दो असर है, एक तो कि फुल फ्लेज एयरलाइन पहले से स्ट्रगल कर रहे थे, इनको एयरक्राफ्ट चलाने में इन लोग 25,000 30,000 से कम चार्ज नहीं कर सकता है, इनका खर्चा पड़ रहा है। तो अब यही यहाँ से रांची से बेंगलोर जाने के लिए एक बजट एयरलाइन 8,000 में कर रहा है, एक 20,000 में कर रहा है। आप क्या देखेंगे कि ये उनका बिजनेस खराब कर रहा है। फुल फ्लेज एयरलाइन इंडिया में अभी के समय संकट में है। इनके साथ राहत यही है कि इंटरनेशनल फ्लाइट यही वाले ऑपरेट करेंगे, तो इंटरनेशनल वाला कम से कम इनके पास बिजनेस है। डोमेस्टिक लैंडस्केप ये जो हमारे पास बजट एयरलाइंस है उन्होंने काट दिया है। बजट एयरलाइंस में अभी के समय इंडिया में भर गए हैं, इंडिगो वगैरह है, वो सारे इनके छोटे प्लेन्स होते हैं, सर्विसेज कम देते हैं, लाउंज वगैरह नहीं देते हैं, प्लेन में अलग से आपको सैंडविच करेंगे। वही एयर इंडिया का कीजिएगा तो जाते के साथ आपको बढ़िया जूस सैंडविच ये तो उधर से उनके कॉम्प्लीमेंट्री आता है ना। इंडिया में हमको अब क्या करने की जरूरत है? इंडिया में हमको एविएशन के ये पैसेंजर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ज्यादा लोग अडेप्ट कर रहे हैं क्योंकि चीपर हो गया है। यहाँ से बेंगलोर अगर ट्रेन से जाएंगे तो 2 दिन का समय लगेगा, और उसमें भी अगर मान लीजिए कि हम सेकेंड एसी या फर्स्ट एसी में आते हैं तो हमारा 4,000 के आसपास, 3,000 या 4,000 का हमारा ऐसे भी टिकट बनेगा। तो हम 2 दिन का समय बचाएं, उससे 2,000 रुपया ज्यादा दे करके अगर हम फ्लाइट से कवर कर ले तो ये जो पहले रीच वाला प्रॉब्लम था वो अब दूर हो गया है। इस चलते ज्यादा पैसेंजर्स जो है वो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। हालांकि इंडिया में जो अभी के समय एयरलाइन और एविएशन को लेके प्रॉब्लम है वो ये है कि छोटे रूट्स पे नहीं चलते हैं क्योंकि इनके लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, तो हर जगह कनेक्शन नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट के नजर से देखेंगे तो आप क्या चाहेंगे कि कनेक्शंस हो, लोग जाएं। अगर हमको रांची से पटना जाना है तो हमको इसके लिए काहे नहीं फ्लाइट मिल सकता है, हम इसको छोटे ड्यूरेशन पे भी कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने उड़ान नाम का एक स्कीम लाया था, उड़े देश का आम नागरिक। समझ रहे हैं, जुमलाबाजी होता है, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक। ये एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम था। इसमें लॉन्ग डिस्टेंस के फ्लाइट्स नहीं होंगे बल्कि शॉर्ट डिस्टेंस के फ्लाइट होंगे, जैसे कि डाल्टनगंज से दुमका को जोड़ दीजिए, डाल्टनगंज से हमारा क्या कहते हैं देवघर को जोड़ दीजिए, इस तरीके के शॉर्ट डिस्टेंस के फ्लाइट्स होंगे। ये बहुत पुरानी योजना है, लेकिन अभी तक इंडिया में अलग अलग जगह काम हो रहा है। हम जब स्टेट प्रोफाइल किसी के लिए भी तैयार कीजिएगा तो आप उस स्टेट का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे कौन कौन एयरपोर्ट उड़ान के अंदर में डेवलप किया जा रहा है। उड़ान छोटे रीजनल कनेक्टिविटी के लिए स्कीम पड़ा हुआ है ना। लेकिन उड़ान में क्या दिक्कत है, देखिए एयरपोर्ट और एविएशन इंडस्ट्री को चलाने में 3 प्लेयर्स हैं। एक तो रेगुलेटर है, उसको एएआई बोलते हैं, एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो इंडिया में विमानपत्तन निदेशालय जो कि सारे एयरपोर्ट और फ्लाइट्स इन सब चीज के ऑपरेशन को ओवरसी करता है। दूसरे होते हैं एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स अपने आप में एक अलग प्राइवेट एंटिटी है, वो एक कॉरपोरेशन है, वो एयरलाइन से चार्ज करते हैं और कस्टमर से नहीं चार्ज करते। यानी कि एक एयरपोर्ट अगर हमारे पास बेंगलोर एयरपोर्ट है तो बेंगलोर एयरपोर्ट अलग अलग एयरलाइन से चार्ज लेता है कि हमारे यहाँ बे में गाड़ी लगाने का, हमारे यहाँ उतारने का इतना हुआ, हमारे यहाँ से टेक ऑफ का इतना हुआ, और उससे वो एमिनिटीज मेंटेन करते हैं। एक एयरलाइन उनको क्यों पे कर पाते हैं? क्योंकि वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, उस एयरपोर्ट से हमारा जा रहा है। आप फ्रीक्वेंटली गौर कीजिएगा कि रांची से बेंगलोर का फ्लाइट का रेट अलग होगा और सेम फ्लाइट बेंगलोर से रांची का रेट अलग होगा, क्योंकि दोनों एयरपोर्ट आउटगोइंग और इनकमिंग ट्रैफिक के लिए अलग अलग चार्ज कर रहे हैं। तो इधर से चार्ज अलग हो रहा है, उधर से चार्ज अलग हो जा रहा है, ये वेरी कर जाता है। अगर आप उड़ान चलाना चाहते हैं तो आपको, अगर डाल्टनगंज में हम चाहते हैं कि फ्लाइट आए, तो पहले तो आपको डाल्टनगंज में कोई एयरपोर्ट चलाने के लिए रेडी होना चाहिए। दूसरा चीज, एयरपोर्ट कब चल पाएगा? जब इसके पास एयरलाइंस हो जो कि यहाँ से रेगुलरली लेकर के जा रहे हो, तभी वो पे कर पाएंगे। इसमें वायबिलिटी का इशू है, गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी के आधार पे कर रहा है, हालांकि इसमें वायबिलिटी का इशू है। तो एविएशन सेक्टर की कहानी हमारे पास ये चल रही है। एविएशन को लेकर के हमने मेक इन इंडिया के अंदर में क्या काम किया? एनसीएपी, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी, सरकार ने एक नीति अपनाई कि इंडिया में
पॉलिसी है ये, है ना, दिस इज नॉट अ स्कीम, दिस इज नॉट एन एक्ट, ये पॉलिसी है, सरकार की नीति है कि हम क्या करने वाले हैं। और दूसरा उड़ान स्कीम, इसके बारे में बात हुई। उड़ान स्कीम और कुछ नहीं, एक आरसीएस है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, एक क्षेत्रीय है ये। उड़ान के अंदर में इंडिया से या फिर पटना से चेन्नई का फ्लाइट नहीं चलेगा, वो छोटे वाले है ना। अगले सेक्टर जो इसको हमने टारगेट किया, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग कहाँ खड़े हैं? बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत बढ़िया जगह पे खड़े हैं। इंडिया का बायोटेक सेक्टर दुनिया में बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और बल्कि इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन में बहुत एसेंशियल है। इंडिया में जो दवाएं बन रही हैं, इंडिया में जो केमिकल्स बन रहे हैं, इससे अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, बल्कि यूरोप और अमेरिका तक हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अच्छा काम कर रहा है, इसमें स्कोप भी है। हमारे पास बढ़िया, जब कोविड आया तो दुनिया में इधर अफ्रीका वगैरह के लिए टीका मैन्युफैक्चरिंग का किसी के पास कैपेसिटी है, तो हमारे पास कैपेसिटी है। हम उस लेवल का बायो मैन्युफैक्चरिंग का हमारे पास सेटअप बैठा हुआ है। इसमें इश्यूज क्या है? फार्मा में एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट किसी भी दवा में पड़ने वाला उसके एसेंशियल केमिकल को कहते हैं। जैसे आप किसी भी दवा को अगर उठाइएगा, सपोज करिए कि ये पैरासीटामोल है ना, तो पैरासीटामोल के अंदर में पैरासीटामोल साथ में निमुसुलाइड, 2-3 केमिकल मिल करके इसने ये टैबलेट बनाया गया है। ये 2-3 केमिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और एक्टिव इंग्रेडिएंट को मिला करके हम टैबलेट बना रहे हैं। इंडिया में एक्टिव इंग्रेडिएंट का मैन्युफैक्चरिंग कम होता है, वो चाइना वाले से मोस्टली हम लेते हैं, लेकिन सिर्फ चाइना नहीं, और कई जगह से लेते हैं। इंडिया में इशू है कि हम बाहर से एक्टिव इंग्रेडिएंट मंगाते हैं, और हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज हैं जो कि प्रोडक्शन करते हैं ना। एक और इंडिया के फार्मा के साथ इशू है, वो क्या है कि हमारे यहाँ, अच्छा, जेनरिक दवाओं का मुद्दा समझते हैं क्या? व्हाट इज अ जेनरिक मेडिसिन? एक जेनरिक दवा किसको कहते हैं? बिना डॉक्टर से पूछे दुकान से ले लिए तो जेनरिक हो गया? नहीं, नहीं, वो असल में आईपीआर से जुड़ता है। देखो, आईपीआर में हम लोगों ने पेटेंट को देखा। एक हम नया दवा जब बना रहे हैं तो हम उसके लिए रिसर्च किए, हम चूहों पे रिसर्च किए, आदमी पे रिसर्च किए, तब हमको पता चला कि गंजों को आप बाल उगाने के लिए ये दवा बन गया है। अब इस दवा में एक्टिव इंग्रेडिएंट तो भले 10 रुपए का ही लग रहा है, लेकिन इसको रिसर्च करने में हमने जो है सो लाखों लाख रुपया लगाया है। तो इस दवा को बेचने का ओरिजिनल राइट हमारा होगा, कंपनी का होगा। कंपनी जब नया एक दवा बाजार में लेके आता है, तो जिसने खोजा है उसके अलावा कोई दूसरा उसको नहीं बना सकता है, वो सिर्फ उसी का है, वो ट्रेडमार्क उसका है। एक सर्टेन समय तक उसको ट्रेडमार्क होल्ड किया जाता है, लेकिन उसका पेटेंट होल्ड किया जाता है, लेकिन उस पेटेंट का एक एक्सपायरी है, एक सर्टेन समय बाद वो एक्सपायर हो जाता है। जब ये एक्सपायर हो गया तो अब इसके इंग्रेडिएंट का लिस्ट कोई भी कंपनी देख सकता है और वो अपने बना सकता है। चूंकि ओरिजिनल जो कंपनी जिसने बनाया था उसका रिसर्च का कॉस्ट लगा था, इस चलते उसका कीमत ज्यादा था। कोई अगर सिर्फ इंग्रेडिएंट के बेसिस पे प्राइसिंग करने लग जाए तो वो सस्ता में कर सकता है। जेनरिक दवाएं वैसी दवाओं को कहते हैं जो आईपीआर प्रोटेक्शन से बाहर है, उनमें एग्जैक्टली वही केमिकल है जो कि एक ब्रांडेड दवा के अंदर है, लेकिन वो ब्रांडेड दवा से सस्ता है क्योंकि वो आईपीआर प्रोटेक्शन के में वो उससे बाहर आता है। कोई डिफरेंस नहीं है, एब्सोल्युटली। एक आमिर खान ने सत्यमेव जयते का बड़ा बढ़िया एपिसोड किया था इसी जेनरिक मेडिसिन के ऊपर। आई विल इनवाइट यू कि यूट्यूब पे पड़ा होगा, एक बार जरा देखिएगा, है ना। ये असल में कई हिसाब से जरूरी चीज है। अब ये जो कंपनियों का पेटेंट है, जब तक पेटेंट होल्ड कर रहे हैं तब तक कोई नहीं बेचेगा, लेकिन पेटेंट खत्म हो गया तो उसके बाद जो कंपनी बेचेगा तो उसको हम ब्रांडेड कहेंगे, और जो ओरिजिनल के अलावा कोई दूसरा बेच रहा है उसको हम जेनरिक कहेंगे। दोनों में केमिकल का रत्ती भर का अंतर नहीं है, दोनों एक चीज है। लेकिन असर ये होता है कि ब्रांडेड मेडिसिन जहां 100 रुपए का टैबलेट है, वहीं जेनरिक मेडिसिन 10 पैसा और 20 पैसा का मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। जेनरिक मेडिसिन क्यों जरूरी है? क्योंकि इंडिया में एक बड़ा गरीब पॉपुलेशन है, लोगों तक मेडिसिन का पहुंच होना, अफोर्डेबिलिटी होना, ये इंडिया के हेल्थ केयर सीन को बदल देगा। तो हमको तो जेनरिक दवाओं को बढ़ावा देना चाहिए।
ये जो जन औषधि केंद्र वगैरह जो खोले गए थे, ये जेनरिक दवाओं को प्रमोट करने के लिए था। लेकिन इंडिया और बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा जेनरिक दवाएं इंडिया में बनती हैं, लेकिन दुविधा ये है कि ये जेनरिक दवाएं इंडिया में बिकने के बजाय विदेश में हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर देते हैं, जबकि हम इंडिया में बेच सकते हैं। इंडिया में नहीं बिकने के पीछे कारण क्या है? एक तो लोगों को पता नहीं होना, लोग को लग रहा है, दुकानदार बोलेगा कि जेनरिक है, वो ब्रांडेड है, तो लोग सोचेंगे कि भाई एडिडास का जूता और बाटा के जूता वाला बात होगा, तो फिर ये, जबकि इसमें तो केमिकल पड़ा है, ये तो केमिकल है, उसका कोई अंतर नहीं है। सो एक तो ये कारण है। दूसरा चीज क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर भी। हम जो है आदमी है, हेल्थ का मामला है, बहुत पैसा का तंगी नहीं है, तो लोग थोड़ा सा अब भाई वही दे दो, है ना, वो उस समय लोग जो है वो बोलेंगे कि चलो बढ़िया से बढ़िया, वो वाला चीज आ जाता है। तीसरा चीज, डॉक्टर का कार्टेलाइजेशन, ये एक इंडिया में प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स जो है वो दवा की कंपनियों के साथ कमीशन सेट कर लेते हैं और जो लिखेंगे वही होगा। इसमें रूल रेगुलेशन चेंज हुआ था कि डॉक्टर को जेनरिक दवाओं को लिखना होगा, बेचने वालों को जेनरिक छुपाना नहीं होगा, जेनरिक उनको प्रमोट करना होगा, जेनरिक देना होगा। गवर्नमेंट खुद अपनी दवा दुकान खोलने बैठ गया, जन औषधि केंद्र। आइडिया क्या था? ब्रांडेड नहीं, जेनरिक दवाएं बेचेंगे। जेनरिक और ब्रांडेड के बीच में 90% तक का डिस्काउंट का असर हो सकता है, यानी कि 100 रुपया और 10 रुपया के बीच का अंतर हो सकता है इन दोनों में। अफोर्डेबिलिटी हाई करेगा, है ना। बायोटेक में हम अच्छे पोजीशन में है, एक्टिव इंग्रेडिएंट का प्रॉब्लम है, जेनरिक दवाओं का प्रॉब्लम है। एक और मुद्दा यहाँ पे है, वो क्या है? दवा की कंपनियां एक तिकड़म अपनाती हैं अपने एक्सपायर होते हुए पेटेंट को बचाने के लिए। पेटेंट एक समय में एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद जेनरिक हो जाएगा। दवा वाले क्या करते हैं कि जब एक्सपायर होने वाला होगा तो इसमें थोड़ा सा कुछ नींबू नमक हल्दी बदल देंगे और उसके बाद फिर से पेटेंट एक नए दवा के रूप में करा देंगे। इस तरीके को एवरग्रीनिंग कहते हैं। एवरग्रीनिंग मतलब क्या है? हम बार बार उसको रोटेट कर रहे हैं, आईपीआर एक्सपायर नहीं होने दे रहे हैं, टेक्निकलिटी पे काम कर रहे हैं कि पिछला में 2 चीज बदल गया तो अब जो है सो एक नया फॉर्मूला हो गया, एक नया दवा हो गया। दवा कंपनियां बड़े डीप पॉकेट्स है, उनके पास बड़ा बड़ा पैसा है, वो देशों के इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अमेरिका की सरकार फार्मा के साथ लड़ने का ताकत नहीं रखता है, ये इतने बड़े बड़े जायंट्स है, एक देश के बजट से बड़ा इनका बजट होता है। लेकिन एवरग्रीनिंग के मामले में इंडिया दुनिया का पहला कंट्री बना जिनने इन बिग फार्मा को चैलेंज किया कि एवरग्रीनिंग नहीं करने देंगे, और ये करने वाला है इंडियन सुप्रीम कोर्ट। हाँ, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में मेजर केस आया कि बड़ा एक इंटरनेशनल फार्मा एवरग्रीनिंग करने का प्रयास कर रहा था। सो कोर्ट जो है सो बोल दिया कि नहीं, अब पेटेंट आपको नहीं जाने देंगे, इसके बाद ये पब्लिक डोमेन में होगा और फिर इसका जेनरिक मेडिसिन बनाया जा सकता है। तो एक स्टैंड लेना हमारा ये एक अच्छा रहा। केमिकल इंडस्ट्री अगेन बायोटेक के साथ जुड़े हुए भी है, लेकिन बायोटेक से अलग भी है। केमिकल के अंदर में प्लास्टिक भी आ जाएंगे, पेंट डाई भी आ जाएंगे। हम लोग साइंस वाले देश हैं, हमारे यहाँ आईआईएससी और ये सब चीज है। हमारे यहाँ मेंटेलिटी है कि तेज लड़का है तो साइंस पढ़ेगा, तो हमारे यहाँ इन सब चीजों की कमी नहीं होगी। ये सेक्टर्स हमारे पास केमिकल बायोटेक्नोलॉजी अच्छा काम कर रहा है। अगला इसके लिए हमने क्या किया था? बायोटेक में एफडीआई रिलैक्स किए, मतलब विदेशी कंपनियों को हम आने दिए। और केमिकल्स के लिए हमने क्या किया था? प्लास्टिक पार्क्स हमने लॉन्च किए। बोलेंगे कि प्लास्टिक तो बैन करना था जी, है ना, तो प्लास्टिक पार्क काहे लॉन्च कर रहे हैं? प्लास्टिक नहीं बैन करना था, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करना था। प्लास्टिक बैन कर देंगे तो ना एसी होगा, ना कंप्यूटर होगा, ना मोबाइल होगा, ना इंटरनल वायरिंग होगा। आप ये तार के ऊपर में कैंची का केसिंग चलाइएगा, घर में इंटरनल वायरिंग कैसे होगा? सर्जरी, डिस्पोजेबल मेडिकल साइंस, वो कैसे काम करेगा? सो यहाँ पे जो पार्क्स बैठा रहे हैं ये दूसरे टाइप के प्लास्टिक, जैसे टेफ्लॉन, हमारे पास नॉन स्टिक पैन में जो प्लास्टिक इस्तेमाल में आ रहा है वो भी तो प्लास्टिक है, तो उनके लिए हम प्लास्टिक पार्क्स बैठा रहे हैं। और पार्क का मतलब समझ रहे हैं? पार्क का मतलब वो नहीं है कि घूमने फिरने वाला पार्क है। पार्क कहने का मतलब एक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ इंडस्ट्री बैठ सकता है, तो वहां पे उस इंडस्ट्री के लिए हमने बड़ा बिल्डिंग बना दिया है, लाइट बिजली सबका इंतजाम कर दिया है, रेंट के लिए स्पेस है, आइए खोलिए, काम चालू कीजिए, उनको हम पार्क बोलते हैं। तो कहीं पे भी इंडस्ट्रियल पार्क, आईटी पार्क, अब आईटी पार्क में चिप्स और रैम नहीं लगा हुआ है ना। आईटी पार्क एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां आईटी की कंपनियां रह सकती है। सो केमिकल्स को टारगेट कर रहे हैं। क्यों केमिकल और इनको हम टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास स्कोप है, इनके पास एक्सपेंशन का भी स्कोप है, और एट द सेम टाइम जो है सो इनमें एम्प्लॉयमेंट का भी स्कोप है।
देखो साई साहब फिर भाग गई, ये सुनेगी हमसे। क्लास कर भी नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम तो होगा ना। चलो ठीक है, आगे आओ। टूरिज्म इंडस्ट्री पे आते हैं। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी बड़ा खास इंडस्ट्री है। हम टूरिज्म को जो है क्यों प्रमोट करना चाहते हैं, क्या टूरिज्म के साथ बढ़िया चीज क्या है, इनफ्लो कराता है। और सिर्फ इंटरनेशनल टूरिज्म नहीं, अगर आप गया में हैं और पूरे इंडिया के लोग आपके पास आ रहे हैं, आप बनारस में हैं पूरे इंडिया के लोग आपके पास आ रहे हैं, तो वो टूरिज्म है। टूरिज्म इस चलते अच्छा होता है क्योंकि वो दूसरे जगह प्रोड्यूस हुआ पैसा को लेके आता है, इनफ्लो कराता है। या कमाने के लिए कमाए हैं महाराष्ट्र में लेकिन खर्चा किए बनारस में, तो लोकल इकोनॉमी में क्या हो रहा है, बाहर का प्रोड्यूस मनी आ रहा है, वो हमेशा ऑलवेज गुड होता है। चियाकी वगैरह के अब तो मान लीजिए इन लोग खिचकी वगैरह डेवलप कर दिया, बल्कि खराब कर दिया, लेकिन पहले जब खिचकी डेवलप नहीं था तो हम क्लास में उदाहरण दिया करते थे कि इधर के लोग जो है सो देखिए दतवन बेच रहे हैं, पत्तल बेच रहे हैं। अगर टूरिज्म वहां पे आ जाए, लोग वहां पे जाने लगे, तो चाट का ठेला लगा सकते हैं, 10 तरीके के बिजनेस अपॉर्चुनिटी कर पाएंगे, और बाहर का पैसा अगर आएगा तो लोकल इलाके में डेवलपमेंट होगा, है ना। सो टूरिज्म इस चलते इंपॉर्टेंट है। इंडिया में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूरिज्म चलाते हैं। कुछ तो नेचर टूरिज्म है, यानी कि बीच देखने जाइए, पर्वत देखने जाइए। कुछ एडवेंचर टूरिज्म है, वाटर स्पोर्ट्स कीजिए, पैराग्लाइडिंग कीजिए, बंजी जंपिंग कीजिए। कुछ रिलीजियस टूरिज्म है, यहाँ पे भगवान बुद्ध के पावापुरी और कुशीनारा घूमने आइए। इंडिया में एक मेडिकल टूरिज्म भी है। हम यहाँ दुनिया में हमारा हॉस्पिटल बहुत चीप में बहुत बढ़िया इलाज करता है। अमेरिका और यूके और यूरोप के जो अस्पताल हैं वो महंगे हैं, वहां पे क्वालिटी का इलाज तो होता है लेकिन बहुत महंगा है। अमेरिका में हम नंबर भूल रहे हैं, लेकिन अमेरिका में हमारा अंदाजा है कि एक आइडिया था कि एक टूथ एक्सट्रैक्शन का $1000 के आसपास लगता है। जबकि इंडिया में जाइए तो इतने डेंटिस्ट भरे पड़े हुए हैं कि ₹1000 ₹500 में एक ठीक ठाक का डेंटिस्ट जो है वो टूथ एक्सट्रैक्शन कर देगा। $1000 ₹1000। इसका एक एडवांटेज है, हमारे पास चीपर भी है और अच्छा भी है। मतलब हम थोड़ा सा, हम लोग प्राइस सेंसिटिव लोग हैं ना, तो हम लोग बेस्ट डील खोजते हैं, तो हमारे इंडस्ट्रीज भी बेस्ट डील ऑफर करते हैं। इसका असर यह है कि अमेरिका यूरोप के जो गरीब लोग हैं वो वहां पे इलाज कराने के बजाय इंडिया आते हैं, यहाँ पे इलाज कराते हैं। इट्स अ चीपर अल्टरनेटिव। इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने का जरूरत है क्योंकि आप बाहर से इन्फ्लो करा रहे हैं। वहां ही नहीं, जो गरीब देश हुए अफ्रीका और इधर के अफ्रीकन कंट्रीज जिनके पास खुद का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी नहीं है, उन लोग क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आ सकते हैं। बाहर का पैसा आ रहा है, टूरिज्म है ना। सो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी लोगों को एम्प्लॉय करता है और इनफ्लो कराता है। सेम वेलनेस वगैरह जो है उससे जुड़ा हुआ है। वेलनेस कहने का मतलब हेल्थ, स्पा, इस तरीके की चीजें जो है वो वेलनेस में आई। इनको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या स्कीम, तो एक प्रसाद स्कीम था जो कि इंटरनल टूरिज्म के लिए था, ये तीर्थ यात्रा के लिए था। पूरा नाम है पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, स्पेलिंग ठीक है। सो एक प्रसाद स्कीम था इंडिया में तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देने के लिए। हमने सर्किट भी बनाया है। सर्किट कभी क्या बोलते हैं कि एक टूर का प्लान है, पहले यहाँ जाइए, फिर यहाँ जाइए, फिर यहाँ जाइए, फिर यहाँ जाइए, जैसे टूर का पैकेज होता है उसी को गवर्नमेंट सर्किट बोलता है। तो झारखंड में भी हम अगर सर्किट डिफाइन कर सकते हैं कि नेतरहाट जाइए, उसके बाद दालमा जाइए, उसके बाद फिर एक गोल घूमता हुआ एक टूर का प्लान, इनको सर्किट बोला जा सकता है। तो पिलग्रिमेज के सर्किट हमने किए हुए हैं। एक स्वदेश दर्शन, भारतीय है और भारत में घूमिए आप। स्वदेश दर्शन, लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, योगा डे वगैरह कर रहे हैं हम, बाहर के इंटरनेशनल टूरिस्ट को बुला रहे हैं। इनफैक्ट जानते हो बिहार के मुंगेर में ये तुम्हारा इंटरनेशनल स्कूल ऑफ योगा है। बहुत बहुत मतलब हाईली अक्लेम्ड संस्था है। और जब हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो हम लोग जानेंगे कि ये जो योगा योगा लोग बोल रहे हैं उन लोग योग को समझ नहीं रहे हैं। योग में 8 अंग आते हैं, इन लोग सिर्फ व्यायाम की बात कर रहा है, उसके अलावा किसी चीज की बात नहीं हो रहा है। योगा असल में नास्तिक दर्शन है। जब योग के हम लोग फिलॉसफी को पढ़ेंगे तो वो नास्तिक है, यानी कि वो वेदा के ऊपर नहीं बैठा हुआ है। ये वो एक होल डिफरेंट टाइप का ये है।
उसका ट्रू सेंस कहीं पे अगर तुमको देखने को मिलेगा तो ये मुंगेर में देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। हम लोग भी कई बार प्लान किए थे कि उलूल जुलूल कचरा खा करके शरीर खराब हो जाता है, वहाँ पे एक सप्ताह का डिटॉक्स प्रोग्राम आता है जहाँ पे कि एक सप्ताह आप वहीं पे कुटिया में रहिएगा, खाना खाइएगा, बॉडी जो मॉडर्न डे के जो है उनको निकाला जा सकता है। बड़ा अक्लेम्ड है, इंटरनेशनली वहाँ पे लोग आते हैं, है ना। एक चीज और टूरिज्म में अभी नया राइज कर रहा है, वो क्या है कि इंडिया के कुछ ट्रेडिशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे कि गोवा हो गया, नीचे इधर वेस्टर्न कोस्ट हुआ, यहाँ से टूरिस्ट भाग रहे हैं। और बल्कि इंडियन टूरिस्ट ही अभी के समय दुनिया में नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये साउथ ईस्ट एशिया में डेवलप हो रहा है। थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम। असल में आप यहाँ से अगर गोवा घूमने जाइए तो आपको जितना खर्च पड़ेगा उससे सस्ता में आप जो है सो वियतनाम ट्रिप करके आ सकते हैं। वहां पे चीपर भी पड़ने वाला है, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। गोवा उससे कंपैरेटिवली महंगा पड़ेगा। तो अभी के समय इंडिया के कुछ ट्रेडिशनल जो ये हमारे टूरिस्ट के स्पॉट्स थे वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है। इंडियंस भी जो है वो निकल रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में पेपर में पढ़ रहे थे कि गोवा का टूरिज्म मिनिस्ट्री न्यू ईयर में गोवा में भीड़ लगा रहता है। गोवा में न्यू ईयर जो है सो ये इस बार बीचेस खाली है, वहाँ के लोकल बिजनेसेस सफर कर रहे हैं। और लोगों का मानना है कि एक तो कि कुछ निगेटिव पीआर हुआ है या लोग बाहर विदेश में वियतनाम वगैरह में जा रहे हैं। तो इसके लिए कैसे कॉम्पिटिटिव हुई है, लोग कॉस्ट फैक्टर पे कर रहा है। आपको कॉस्ट फैक्टर ध्यान में रखिए आप, है ना। ऑल राइट, तो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस इंडस्ट्री। अगला आते हैं स्पेस। स्पेस के साथ मामला क्या है कि स्पेस का कोई भी काम बहुत कॉस्टली है और उसमें अभी के समय तुरंत में कॉमर्शियलाइजेशन नहीं है, आपको लाभ नहीं मिलेगा। यूजुअली स्पेस के सेक्टर में कौन उतरते हैं, तो गवर्नमेंट्स उतरते हैं, जो कि लंबे समय तक पैसा लगा सकते हैं बिना किसी रिटर्न के। एक प्राइवेट सेक्टर के लिए स्पेस में उतरना मुश्किल है क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है और शॉर्ट टर्म लाभ नहीं है। कंट्री तो है कि 100 साल भी इन्वेस्ट करना हुआ तो 100 साल इन्वेस्ट करेगा अगले 100 साल में लाभ लेने के लिए। लेकिन अभी के समय हमको स्पेस में कुछ प्राइवेट सेक्टर नजर आता है। अमेरिका का एलन मस्क का स्पेस एक्स ये एक बड़ा कंटेंडर है। वहाँ अमेरिका का नासा तो ये तो लीडर रहा है पहले में वो है। इंडिया का इसरो ये भी एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन है। जापान का जाक्सा ये भी एक मेजर है। इंडिया का इसरो का खूबी क्या है कि हम लोग बहुत फ्रूगल हैं, हम लोग सस्ता में काम करना जानते हैं। इसरो का जो शुरुआत में रॉकेट टेस्टिंग हुआ था, जो साउंडिंग रॉकेट भेजा गया था, इंटरनेट पे फोटो है, वो साइकिल के पीछे कैरियर पे बांध करके लेके गया था, है ना। तो हम लोग कॉस्ट कम करने पे हमने जो मंगलयान किया, हमने जो मंगल पे भेजा, उसका लोग कंपैरिजन करते हैं कि ऑटो के किराया से सस्ता पड़ गया। नासा या दूसरे स्पेस एजेंसी से हमारे पास एडवांटेज क्या है कि हम लोग बहुत लो बजट में काम करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट उतना बजट एलोकेट करता नहीं है, तो इन लोग अडेप्ट कर लिया है और एक फ्रूगल माइंडसेट है। जुगाड़ भारत का अलग चीज है, जुगाड़ से काम हो जाता है। हम दुनिया को चीपर ऑप्शन दे सकते हैं। नासा के पास बढ़िया बढ़िया है, लेकिन अगर आप सऊदी अरेबिया है, आप अपने से अपना सैटेलाइट नहीं भेज सकते, आपके पास रॉकेट नहीं है, तो आप इसरो के पास आइएगा कि हमारा थोड़ा भेज दीजिएगा। हम लोगों ने 2-3 तरीके के रॉकेट्स बनाए हैं जो कि अभी के समय हमारे वर्कफोर्स है। एक GSLV है, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। हम लोग साइंस एंड टेक में देखेंगे कि असल में 2 ऑर्बिट में अलग अलग लॉन्च करता है, GSLV और PSLV। और हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है, हम लोग भाड़ा पे जो है सो चलाते हैं, गढ़वा गढ़वा गढ़वा। हमारे पास इतना कार्गो जगह है, अपना अपना दे दीजिए, हम एक बार भेजते हैं, मल्टीपल सैटेलाइट्स को उनके उनके जगह पे सबके घर पे ड्रॉप करते हुए हम लोग निकल जाते हैं। सो एक ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस देते हैं। लेकिन ये इसरो नहीं देता है, बल्कि इसरो के अंदर अंतरिक्ष, हिंदी शब्द अंतरिक्ष, इंग्लिश में एंट्रिक्स नाम का एक कॉमर्शियल विंग बना के रखे हैं जो बेचने उचने का काम जो है वो करता है। तो बुकिंग, प्रॉफिट कमाने का काम इसरो नहीं एंट्रिक्स करता है, हम दूसरे देश को भी करते हैं।
हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज नासा नहीं है, नासा हमसे सस्ता नहीं कर पाएगा। लोग नासा के बजाय अमेरिका वाले कई सैटेलाइट हमसे भेजवाते हैं कि आप भेज दीजिए, चीपर पड़ेगा। हमको चैलेंज स्पेसएक्स से है, क्योंकि कॉस्ट को कम करने में ये जो है कुछ नए रिसर्च किया है। जैसे कि इसने एक तरीका क्या सोचा कि एक रॉकेट के लॉन्च में सबसे बड़ा कॉस्ट है कि ये वन टाइम है, एक बार रॉकेट उड़ाए, गिर गया सागर में, फिर से नया रॉकेट लेके आइए। क्या ही ना अच्छा हो कि रॉकेट के कुछ बड़े पार्ट को गिरते समय हम कैच कर लें और अगले बार फिर रिसाइकिल करें। अगर हमको पूरा रॉकेट नहीं बनाना पड़ेगा तो हमारा कॉस्ट कम हो सकता है। एलन मस्क जो है वो इस तरीके का काम करने में सक्सेसफुल हुए। उसको हम रीयूजेबल व्हीकल बोलते हैं, मतलब आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कॉस्ट को कम कर देगा। हालांकि इसरो वाले को खतरा है, इसरो वाले ने भी तुरंत में अपना टेस्टिंग किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलोन मस्क के पास ये कैपेसिटी है, इंडिया में हम टेस्ट कर चुके हैं, हम भी कैच कर सकते हैं, हम भी वो काम कर सकते हैं। सो इट इज अ डेवलप्ड कैपेसिटी। एलोन मस्क अमेरिका में अभी के समय ट्रम्प सरकार के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, मतलब मंत्री समझिए, गवर्नमेंट के ऑफिशियल में है। और वो उनका स्ट्रिक्ट लॉबी है कि इंडियन वालों को, इसरो वालों को नहीं देना है, कि अमेरिका की कंपनी डेवलप करे, इसरो को काहे के लिए देना। तो इसरो का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर असल में प्राइवेट स्पेसएक्स है। बाकी स्पेस में के एप्लीकेशंस भरे पड़े हैं। आप जो है गूगल मैप इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेस एप्लीकेशन है। आप वेदर फोरकास्टिंग कर रहे हैं, स्पेस एप्लीकेशन है। अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट कर रहे हैं तो स्पेस एप्लीकेशन है। यानी स्पेस व्यवहारिक इस्तेमाल कर रहा है। स्पेस आधारित कितने इकोनॉमी में कितने इंडस्ट्रीज आ गए। देखिए स्विगी स्पेस में नहीं होगा तो स्विगी नहीं काम करेगा, अमेजोन नहीं काम करेगा, जोमेटो नहीं काम करेगा। कितने सारे इंडस्ट्रीज हैं जो कि इसके ऊपर बन गए हैं इसका इस्तेमाल करके, है ना। सो स्पेस की ये कहानी है। अगला सेक्टर जो कि मेक इन इंडिया में हम टारगेट करेंगे वो होने वाला है टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर की कहानी हम लोग असल में ज्यादा बेहतर होगा कि ज्योग्राफी में देखेंगे। इंडिया में टेक्सटाइल सेक्टर की एक कहानी है। टेक्सटाइल, शुगर, आयरन स्टील, इन इंडस्ट्रीज में कॉमन क्या देख रहे हैं जो हम लिस्ट दे रहे हैं? ये वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज है। यानी ये ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनका कच्चा माल भारी होता है और फिनिश प्रोडक्ट सस्ता होता है। तो वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज कहाँ होंगे? अपने रॉ मटेरियल के पास, क्योंकि मार्केट का ट्रांसपोर्टेशन सस्ता पड़ेगा। हम जहाँ रॉ मटेरियल के पास प्रोड्यूस करें, मार्केट तक ट्रांसपोर्ट करें, बजाय ये कि मार्केट के पास प्रोड्यूस करें और रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करें। जो सस्ता, जो कम वजन है उसका ट्रांसपोर्टेशन करें, भारी के पास में रहे। यानी ये वैसे इंडस्ट्रीज हैं जो अपने रॉ मटेरियल से अलग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वो जहाँ पे रॉ मटेरियल है वहीं पे, जमशेदपुर में ही हो सकता है। आप कहीं पे मन करेगा खोलने के लिए तो आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नहीं खोल पाइएगा, आपको रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कहानी क्या है कि देखिए, टेक्सटाइल तो इंडिया का एंशिएंट प्रोडक्ट है। हम तो प्राचीन काल से दुनिया में सबसे बढ़िया फैब्रिक बनाया करते थे, और इंडिया के बनाए हुए फैब्रिक ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं बल्कि वो रॉयल्टी को सूट किया करता था, बहुत फाइन मसलिन। लेकिन ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हम लोग देखिए कि जब ब्रिटिश आएंगे तो उस समय में बर्बाद हो जाएंगे। इंडिया में ब्रिटिश काल में मॉडर्न टेक्सटाइल मिल्स भी बैठते दिखे। पहला टेक्सटाइल मिल बॉम्बे में बैठा है। शुरुआत में जो इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठा वो इधर महाराष्ट्र के सेंटर पे था। महाराष्ट्र के सेंटर क्यों? क्योंकि कपास उगाने वाला इलाका ये है, ब्लैक सॉइल इसी इलाके में मिलता है, कपास इस इलाके में मिलता है, कॉटन है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री बैठा देंगे। प्लस पोर्ट्स है, यानी कि आप बाहर की ओर निकाल सकते हैं, इजी ट्रांसपोर्टेशन। प्लस यहाँ पे चीप लेबर है जिससे कि आप एम्प्लॉय कर सकते हैं। इन सेक्टर में बड़ा एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता है। लेकिन ओवर द पीरियड हमने क्या देखा कि ये इंडस्ट्री महाराष्ट्र से शिफ्ट करके गुजरात में चला गया। अभी भी इंडिया में जो सबसे बड़ा सेंटर है अगर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो गुजरात का अहमदाबाद और उसके अगल बगल, उसको मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अमेरिका का वो जगह, सॉरी ब्रिटेन का वो जगह है जहां पे कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर है।
इंडिया में कभी भी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग पे जाइए तो आप गुजरात वाले इलाके में रखिए, क्योंकि बात तो अभी भी वही है, आप अभी भी रॉ मटेरियल के पास में है, पोर्ट्स अभी भी आपके पास है, और चीप लेबर भी आपके पास है। इधर जो कंजेशन हो गया था, इधर भीड़ भाड़ और इंडस्ट्रियलाइजेशन, उससे अलग किनारे में आप अलग सेपरेट चला सकते हैं अभी के समय इस इलाके में। हालांकि छोटा छोटा में तो हर जगह कर रहे हैं, लेकिन आपको कपास फिर लेके आना पड़ेगा बाहर से। जो मेन गढ़ सेंटर बैठा हुआ है वो इस इलाके में। इंडिया में अभी तो मेजर हम लोग थर्मल पावर से ही करते हैं। थर्मल पावर से क्यों ज्यादा करते हैं? सोलर और ये हाइड्रो क्यों नहीं कर रहे हैं? स्केलेबल नहीं है। आप एक नदी में आप एक डेफिनिट अमाउंट का ही लगा सकते हैं, उसको आप ऐसा नहीं है कि कल के गए 15 और यूनिट बैठा दिए। सोलर अगेन जगह ले रहा है, डेफिनिट अमाउंट ही लगा सकते हैं। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट सबसे ज्यादा स्केलेबल है। आपको अगर में प्रोड्यूस करते हैं, कल 40 चाहिए तो 4 जैसे 10 बैठा दीजिए, 40 हो जाएगा। 400 चाहिए तो ऐसे 100 बैठा दीजिए। और इसके लिए कोई लोकेशन मायने नहीं रखता है, कोई सीजन मायने नहीं रखता है। सोलर दिन में काम करेगा, जाड़े के दिन में नहीं काम करेगा, उसके साथ लिमिटेशंस होंगे। इसके साथ कुछ नहीं है, आप कोयला का आपूर्ति कीजिए और कहीं पे भी बैठा करके चला दीजिए। इंडिया का मेजर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन थर्मल से हो रहा है। यही कारण है कि इंडिया के ईवी अभी के समय में ग्रीन नहीं है। वी कैन नॉट से दैट, है ना। इस पूरे थर्मल पावर और पावर जनरेशन के सेक्टर में चैलेंज क्या है, इसको हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। इंडिया में कैसे करते हैं, एक पावर प्रोड्यूस करता है, एक प्रोड्यूसर होता है, फिर प्रोड्यूसर से एक खरीदता है जिसको डिस्कॉम बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। और ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अलग अलग शहर के पास अपना ये ग्रिड बैठा करके खुदरा उपभोक्ता को घर में बिजली देते हैं। आप जेबीवीएनएल का बिजली यूज कर रहे हैं। जेबीवीएनएल क्या है? क्या वो प्रोड्यूसर है? नहीं। वो हो सकता है एनटीपीसी से खरीदा होगा या किसी दूसरे प्रोड्यूसर से खरीदा होगा। वो एक डिस्कॉम है जो कि प्रोड्यूसर से खरीद करके नीचे खुदरा व्यापार करता है। तो ये जेबीवीएनएल और ये सभी कंपनियां ये काम कर रही है ना। इसमें दिक्कत क्या है, इंडिया में इलेक्ट्रिकल सेक्टर के साथ कई इश्यूज हैं। सबसे प्राइमरी इशू क्या है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी पुराना इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चलते दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो एनर्जी लूज कर जा रहा है, जो बेचा नहीं गया, जो बर्बाद हो गया। क्यों ऐसा है? चले जाइए कहीं पे भी रोड किनारे, नंगी तारें चली हैं, लोग टोचन डाले हुए हैं, पुराने ट्रांसफार्मर हैं, वेस्ट हो रहा है। इसको ठीक किया जा सकता है अगर इसमें इन्वेस्ट किया जाए। एक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक हो, कवर्ड वायर्स लगाएं, बेहतर ट्रांसफार्मर्स लगाएं, ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट लगाएं, तो किया जा सकता है। लेकिन इन लोग क्यों नहीं कर रहा है? इन लोग के पीछे दिक्कत क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी एक सोशल गुड है, यानी कि गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज करता है। ये डिस्कॉम्स को बोला जाता है कि नीचे आप इतने रेट पे ही लीजिए, बाकी जो आपको कम पड़ रहा है गवर्नमेंट देगा। और सब्सिडी के डिसबर्सल में डिले होता है। तो कई वक्त स्टेट्स में ऐसा स्थिति है कि डिस्कॉम को पिछले 6 साल से पैसा ही नहीं दिए, तो इनके पास फंड ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, इन लोग इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है और बदहाल है। इनका होना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये नहीं होंगे तो बिजली बेचेगा कौन? प्रोड्यूसर तो नहीं बेचने जा रहा है, इन्हीं का नेटवर्क है नीचे तक बैठा हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको बचाने के लिए उदय स्कीम लाया गया था। उदय उजाला एक जैसा लगता है, उड़ान एक जैसा लगता है, लेकिन डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। उदय में डी डिस्कॉम्स के लिए आता है, उदय योजना इनके लिए। इसमें क्या क्या था? फाइनेंस कमीशन के समय भी देखे कि फाइनेंस कमीशन ने बोला कि वो स्टेट्स जो कि डिस्कॉम का पैसा समय पे दे रहे हैं उनको एडवांटेज दे देंगे, और जो नहीं कर रहे हैं उनको पेनाल्टी लगाएंगे। तो कुछ उस तरीके का है। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे इशू है, और उसके लिए उदय स्कीम लाया गया था। उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना कि इनका पेमेंट जो है टाइम पे होगा। उसके बाद एक उजाला योजना भी लाया गया। उजाला योजना एक बड़ा लैंडमार्क था, आपके आंख के सामने बीता है। गौर ये जाड़ा का दिन तो पढ़ने का दिन है ना, बचपन से परीक्षा मार्च में देते आए हो, इस ठंडा में पढ़ाई का तुमको आदत होगा। एक दूसरे चीज का भी आदत, पता नहीं तुम लोग का जन्म कब हुआ है उसके आधार पे, वो पुराने वाले 100 वाट के बल्ब, वो जो थोड़ा सा गोल्डन टाइप का जो रंग, एक वार्म कलर रहता था वो जाड़ा में, वो एक ट्रेडमार्क चीज है। पहले वैसे बल्ब हुआ करते थे।
हमने इंडिया के इलेक्ट्रिकल सीन में एक मेजर रेवोल्यूशन किया, जिसमें तुरंत डिसीजन लिया गया कि पुराने बल्ब्स को हटा करके कंप्लीटली नए एलईडीज को लेके आना है। पुराना 100 वाट का बल्ब जितना लाइट दे रहा है, उससे 8 वाट का बल्ब उससे ज्यादा लाइट दे रहा है। लाइट को हम ल्यूमिनोसिटी में नापते हैं, ये एक अलग चीज है। जरूरी नहीं है कि जितना बिजली लग रहा है उतना ज्यादा लाइट ही होगा, इफिशियंट हो सकता है कम बिजली लेके। तो आप सोचिए कि घर में एवरेज उस समय 100 वाट के बल्ब हुआ करते थे, 100 से कम का नहीं यूज होता था यूजुअली। इन 100 वाट को अगर पूरे इंडिया के घर का सीन देखिए, आप 8 वाट में कन्वर्ट कर दिए, तो सोचिए कि कितना इलेक्ट्रिसिटी आप बचाए। 100 का 8 एक मेजर चेंज था। लेकिन लोग अडेप्ट नहीं करेंगे। शुरुआत में चिंता यही है ना, लोग को बोलिएगा कि नया सामान है, लोग कहेंगे अच्छा अभी पुराना बल्ब चलिए ना रहा है, खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। तो गवर्नमेंट को सब्सिडी वाला चीज लेकर के आना पड़ा। ये जो उजाला स्कीम था, इसमें गवर्नमेंट की अपनी कंपनी बल्ब मैन्युफैक्चर करना चालू करेगी। सस्ते सस्ते में देखिएगा कि 50-100 रुपया उसमें जो है लोग खराब होने के डर से, तो उनको बोला गया कि वारंटी है, ले जाइए, खराब होगा तो फिर से आपको रिप्लेस कर देंगे। लेकिन होते होते आज इंडिया में कहाँ पे खड़े हैं हम लोग? 100 वाट के बल्ब कहाँ दिखाई पड़ते हैं? नहीं, कुछ जो शौकिया लगाते हैं, जिनको वाकई में वो लाइट अच्छा लगता है, जैसे कि हम भी लगाते हैं, तो वो अलग चीज है। लेकिन अल्टीमेटली इंडिया में हम लोग नहीं यूज करते। एक मेजर चीज हुआ था उजाला स्कीम। रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को भी हमने टारगेट किया है। रिन्यूएबल एनर्जी के साथ क्या सीन है, क्या इश्यूज है? इसके लेवल नहीं है, बढ़िया आइडिया है, लेकिन उससे जो है 2-4 दाने से आपका पेट नहीं भरने वाला। रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो उतना नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी रिलायबल भी नहीं है। कभी सन है तो काम करेगा, सन नहीं है तो नहीं काम करेगा। इस सीजन में कम काम करेगा, उस सीजन में ज्यादा काम करेगा। किसी सीजन में नदी का पानी कम हो गया तो बिजली प्रोडक्शन कम हो गया, किसी सीजन में नदी का पानी ज्यादा हो गया तो बिजली प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। इंडिया जो कि एक इंडस्ट्रियल डेवलपिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, वी आर एनर्जी हंग्री। हमको जैसे जैसे इंडस्ट्रीज हम लोग बढ़ाएंगे, हमको एनर्जी चाहिए होगा इन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए। तो एनर्जी के लिए रिन्यूएबल पे अभी पूरे तरीके से हम उतर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो लोड नहीं उठा सकता है। इस ट्रांजिशन को लेकर के आप कभी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि हमको फॉसिल फ्यूल से लंबे टर्म में तो हमको रिन्यूएबल पे जाना ही होगा। बिना गए काम नहीं चलने वाला है। लेकिन फॉसिल फ्यूल को आज हटा नहीं सकते हैं कि रिन्यूएबल उस लेवल पे तैयार नहीं है। एक समय आएगा जब रिन्यूएबल के बेहतर टेक्नोलॉजीज होंगे, बैटरीज अच्छे हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, हमारे पास सोलर टेक्नोलॉजी और कुछ नए टेक्नोलॉजीज आ जाएंगे, तब हम लोग मूव कर सकते हैं। इस ट्रांजिशन के बीच में एक बेहद कीमती चीज है, और वो है न्यूक्लियर एनर्जी। पिछले वाले को छोड़ करके अगले पे जाने के लिए अगर कोई उसको रिप्लेस करने का कैपेसिटी रखता है, तो न्यूक्लियर इसमें वही कोल वाला गुण है कि हाईली स्केलेबल है। उसमें कम न्यूक्लियर मिनरल लगता है, टन टन कोयला नहीं लगता है, कुछ ग्राम के यूरेनियम जो है वो लंबा अच्छा खासा एनर्जी दे सकते हैं, और इनको स्केल अप किया जा सकता है। आपको जितने यूनिट चाहिए बैठाते चलिए। इंडिया के साथ दिक्कत क्या है, यूरेनियम का सप्लाई कम है, प्लस हमको बॉम्ब बनाने का भी शौक है, तो हमको उसके लिए भी यूरेनियम चाहिए। दुनिया वाले दे नहीं रहे हैं, किचकिच चल रहा है, तो 10 तरीके की बातें हैं। रिन्यूएबल में अभी के समय जो सबसे बड़ी चीज हो रही है वो क्या हो रही है कि रिन्यूएबल पूरे दुनिया में चढ़ रहा है ना। रिन्यूएबल जो है वो लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इसमें अमेरिका वगैरह की जो कंपनियां हैं वो ज्यादा बढ़िया सामान बना पा रही है, ज्यादा चीपर बना पा रही है, खास करके सोलर पैनल में। इंडिया ने अभी के समय विदेशी सोलर पैनल कंपनियों को भारत में आने से मना किया करके रखा हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडियन कंपनीज डेवलप कर जाए। अगर दूसरे वाले सस्ते और बेहतर सोलर पैनल्स आपके पास आ जाएंगे, तो आपका डोमेस्टिक सेक्टर अभी चढ़ा भी नहीं है, उससे पहले खत्म हो जाएगा। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ये होगा। तो कभी भी आप प्रोटेक्शनिस्ट नीति समझिए, संरक्षणवादी नीति की बात कर रहे हैं क्या, कि हम अपने वाले को प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं दुनिया को बंद करके। और इसके लिए WTO में अमेरिका हमारे अगेंस्ट में केस लड़ रहा है कि कर नहीं सकते हैं, ऐसे कैसे बैन कर दीजिएगा। लेकिन हम अड़े हुए हैं डोमेस्टिक सेक्टर को डेवलप करने के लिए। इधर हरियाणा वगैरह साइड में अच्छा क्लस्टर डेवलप हो रहा है।
अब तक हमारी बात कहाँ तक पहुंची? हम जो मेक इन इंडिया के टारगेट इंडस्ट्रीज को देख रहे हैं और इन टारगेट इंडस्ट्रीज के ग्राउंड पे खड़े होकर के हम लोग उन कंट्रीज इंडस्ट्रीज का सिचुएशन देख रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी तक मामला समझ में आया। रिन्यूएबल एनर्जी के सीन में मेजर चीजें क्या है? हम डोमेस्टिक सेक्टर को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी आज के रिक्वायरमेंट के लिए नहीं डेवलप कर रहे हैं, एक भविष्य के रिक्वायरमेंट के लिए डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि आज के प्रेजेंट फॉर्म में रिन्यूएबल एनर्जी एग्जिस्टिंग एनर्जी को रिप्लेस करने में इनकेपेबल है। रिन्यूएबल एनर्जी का स्केल बहुत छोटा होता है। वो जहां आप यही इकोनॉमिक्स में जब हम लोग इंडिया के एनर्जी सीन को एनालाइज कर रहे होंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि जहां हाइड्रो पावर और सोलर पावर वाले किलोवाट के प्लांट बैठते हैं, वहीं थर्मल वाला गीगावाट, तो उसका यूनिट ही अलग हो जाता है। मतलब कहाँ ये छोटे मूंगफली के दाने हैं और कहाँ फिर वो थर्मल वाले जब पहुंचेंगे तो वो फिर एक अलग स्केल में ही है। सुपर थर्मल वगैरह बिहार में, यहाँ झारखंड में, पतरातू में, बिहार के बाढ़ में, ये कुछ मेजर प्लांट्स है। मतलब ये इतने प्लांट है कि 2-3 स्टेट के रिक्वायरमेंट को पूरा कर देंगे। और इस तरीके का स्केलेबिलिटी नॉन रिन्यूएबल फॉसिल एनर्जी से ही आना है। रिन्यूएबल का प्रेजेंट कंडीशन ये है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेक इन इंडिया में हमारा डायमेंशन क्या है? डोमेस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप कराना है। उसको लेकर के एक इंटरनेशनल विवाद है। हम प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अपना रहे हैं, मतलब विदेशी कंपनियों को घुसने नहीं दे रहे हैं। इसमें एक वर्ल्ड ट्रेड का लफड़ा हो रहा है। WTO में हमारे अगेंस्ट में अमेरिका के केस वगैरह चल रहा है। करंट अफेयर्स के दौरान वो चीजें आपके नजर में आएंगी। चलिए, ओके, ऑल राइट, मुद्दे के ऊपर आइए। बात क्या हो रही है? हाँ, ये मेट्रो रेल और सॉरी हाई स्पीड रेल, रैपिड ट्रांजिट और हाइपर लूप, ये सब नए टेक्नोलॉजीज हैं रेल ट्रांसपोर्टेशन के। लेकिन उनके ऊपर आए उससे पहले एक फंडामेंटल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और वो ये है कि इंडिया में एट द वन एंड हमारे पास रेल से टकरा करके जानवरों का जान जाना एक कॉमन प्रॉब्लम है। रेल का डिरेलमेंट, लोगों का जान जाना एक कॉमन प्रॉब्लम है। इंडिया के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। तो ऐसे समय में आप हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, मेट्रो और इन सब में क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं? ये तो बहुत हाई टेक वाले इंडस्ट्री, पहले आप बेसिक्स को तो ठीक कीजिए। इनके ऊपर क्या हमारा करना सही है? इज इट राइट प्रायोरिटी और नॉट? इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। असल में क्वेश्चन का ये जेनर है। यही बात को हम उठा करके दूसरे केस में आपको कह सकते हैं कि इंडिया में गरीब भूखे मर रहा है और आपको जो है सो मंगल पे मंगलयान भेजने में इतना पैसा इन्वेस्ट करने की क्यों जरूरत है? व्हाई डू दैट? क्या ये मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी है कि नहीं है? बेसिकली इस जेनर ऑफ क्वेश्चन में एग्जामिनर साइंस एंड टेक को लेकर के तुम्हारे आउटलुक को जानना चाह रहा है कि तुम इसको क्या आउटलुक रखो। आउटलुक हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। देखो, कभी भी टेक्नोलॉजी, और ये एक नहीं ऐसे 10-15 क्वेश्चंस बन जाएंगे जो कि सिमिलर नेचर में होंगे कि आप क्यों आगे प्रोग्रेस पे फोकस कर रहे हैं जब प्रेजेंट इश्यूज जो हैं आपके पास दूसरे हैं। इसमें जो सही तर्क बनता है वो कुछ यूं बनता है कि साइंस में हमेशा इन्वेस्टमेंट खोजता है। जब निकोल टेस्ला अपने लैब में बैठ करके चट कर रहे थे, जब उस समय ओम जो है वो अपना काम कर रहे थे, उस समय इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन नहीं था, बल्ब्स नहीं थे, ट्यूब्स नहीं थे। यानी वो जो इलेक्ट्रिसिटी की खोज थी वो थ्योरेटिकल की खोज हो रही है। एप्लीकेशन और इंजीनियरिंग तो बाद में आया ना, जब आप मास प्रोडक्शन करने लगे तो फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आ गया। द पॉइंट इज, साइंस हमेशा टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन से पहले आता है। लेकिन साइंस में अगर आप इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा तो वो टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन का स्टेज ही नहीं क्रिएट होगा। तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन साइंस। पहली बात, साइंस में कभी भी इन्वेस्टमेंट को हम बैड इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे। हमारे इंडिया के जो साइंस की पॉलिसी है वो भी इस बारे में स्पष्ट कहती है। दूसरा चीज, क्या ये रियली इम्प्रैक्टिकल है कि हम उसमें पैसा खर्च कर रहे हैं? नहीं। आज अगर आप एक कार खरीदने जाइएगा तो कॉमन फीचर है, आप 7-8 लाख के भी गाड़ी में उसमें एबीएस सिस्टम मिलेगा। एबीएस सिस्टम एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है। होता क्या है कि गाड़ियों में अगर अचानक से हम ब्रेक मार दिए तो चक्का अगर पूरे तरीके से लॉक हो गया तो गाड़ी का रोड पे से कंट्रोल टूट जाता है, वो स्लाइड करने लगता है। एक चक्का को कभी लॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉक हो गया तो रोड के ऊपर से जो भी ट्रैक्शन है कंट्रोल छूट जाता है, उसके बाद गाड़ी स्लाइड
करता है। एक चक्का को हमेशा रुकते रुकते रुकना चाहिए, अचानक रफ्तार में अगर चक्का लॉक हो गया तो स्लाइड करेगा। एबीएस सिस्टम वो सिस्टम है कि ड्राइवर कितना भी हार्ड ब्रेकिंग करेगा वो चक्का को लॉक नहीं होने देता है, वो धीरे 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 करके ही रोकेगा। ब्रेकिंग तो होगा लेकिन चक्का कभी भी लॉक नहीं होगा, वो ग्रेजुअली ही स्टॉप होगा। इसने कितने लाइफ बचाए हुए हैं। अभी के समय बाजार में कोई गाड़ी लेने जाइए, सस्ता भी मारुति का उठाइए, एबीएस आपको मिलेगा। एयरबैग्स आज के समय जो है ये कॉमन हो गए। आप थोड़ा सा बचपन का ही याद कीजिए, याद है कि वो कमांडर जीप में बैठ करके लोहा का इधर पड़ा हुआ है, ये है। उस जमाने से लेकर के अभी के व्हीकल्स में कितना चेंज हो गया। वो एम्बेसडर फिएट वाला जमाना, उस समय की गाड़ियां, मारुति 800 का, उसके अंदर क्या है। लेकिन आज चीजें कॉमन हो गई। क्यों कॉमन हो गई? क्योंकि इंडस्ट्रीज ने रेस ट्रैक में पैसा इन्वेस्ट किया। बड़ी बड़ी कंपनियों को, जो कार मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, फोर्ड देखिए, हमारे पास फोर्ड तो मान लीजिए कि थोड़ा सेगमेंट का है, लेकिन बुगाटी देखिए, फरारी देखिए, जितनी भी गाड़ी की कंपनियां हैं वो सभी फार्मूला 1 रेस मेंटेन करती हैं। फार्मूला 1 एक अलग तरीके का रेस होता है, बहुत हाई स्पीड, छोटी छोटी गाड़ियां देखे होंगे कि गाड़ियां होती हैं, उसमें एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत एक स्पोर्ट्स है ना। इनकी जो वो स्पोर्ट्स ट्रैक पे जो गाड़ियां चल रही हैं वो मिलियन बिलियन की होती है। वो स्पेसक्राफ्ट का टेक्नोलॉजी होता है जो इन लोग वहां पे यूज कर रहा है, और फ्रिक्वेंटली एक्सीडेंट होता है। और 1 मिलियन का एक कार फरारी का एक रेस में खत्म हो गया, ऐसा होता है। ये कैसे कर रही है और क्यों कर रही है? क्या रेस ट्रैक को देखने वाला ऑडियंस साइज इतना बड़ा है कि उसके टिकट के पैसा से ये कॉम्पनसेट हो जाता है? नहीं। फॉर्मूला 1 में कंपनियों का पैसा डूबता है, प्रॉफिट नहीं जनरेट होता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ट्रिकल डाउन करता है। देखिए, फॉर्मूला 1 की जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां नहीं है, वो स्पेसक्राफ्ट है। उसमें जो स्पेस के टेक्नोलॉजी को जो यूज किया जाता है, इन रेस ट्रैक में यूज किया जाता है। वो पीछे जो विंग्स लगा हुआ देखते हैं, जहां स्पेस टेक्नोलॉजी में विंग्स उड़ाने का काम करती हैं, ये दबा करके जमीन को छोड़े नहीं उसका काम करती है। गाड़ियों के पीछे जो विंग्स होता है वो इनको दबाने के लिए, ये एरोस्पेस का टेक्नोलॉजी है जो कि इन्होंने यहाँ पे लगाया। लेकिन इन कंपनियों ने जो रेस ट्रैक पे पैसा लगाया, इन गाड़ियों पे जो पैसा लगाया, उसका असर ये हुआ कि ये टेक्नोलॉजी अब रोड की गाड़ियों तक आ गई। एबीएस वगैरह जो कभी रेस ट्रैक का चीज हुआ करता था, एक जगह जब टेक्नोलॉजी डेवलप होता है तो वो नीचे ट्रिकल डाउन करता है। हाँ, इंडियन रेलवे में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का जरूरत है, लेकिन जब हम बुलेट ट्रेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम उस तरीके के टेक्नोलॉजीज डिफाइन कर रहे हैं, तो उनका असर सिर्फ बुलेट ट्रेन तक नहीं होगा, वो टेक्नोलॉजी ट्रिकल डाउन करके नॉर्मल ट्रेन तक आएंगे। तो इट इज ऑलवेज वर्थ इन्वेस्टमेंट। हम रेलवे में जो हाइपर आगे वाले कर रहे हैं, दिस इज गुड। 3 चीजें कर रहे हैं, 3 नहीं, असल में देखिए तो 4 चीजें कर रहे हैं। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स हैं। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स हम कुछ बड़े बड़ी दूरी को कम करने के लिए, जैसे दिल्ली से मुंबई की दूरी, इसको आप एक सेपरेट डेडिकेटेड लाइन बैठा करके, ये बिजनेस को बढ़ावा देगा। लोग अगर कम समय में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं तो वो इंडस्ट्रियल और बिजनेस एक्टिविटीज को बढ़ाएगा। कुछ हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स बैठा रहे हैं। बुलेट ट्रेन इन्हीं में से एक है। बुलेट ट्रेन एक बहुत हाई स्पीड का ट्रेन है। उसमें बुलेट ट्रेन में भी 2-3 टेक्नोलॉजी आता है। एक मैगलेव टेक्नोलॉजी है। मैगलेव टेक्नोलॉजी मतलब मैग्नेटिक लेविटेशन। ये कैसे होता है कि ट्रेन्स जो है वो ट्रैक को कभी टच ही नहीं करती है। नीचे ट्रैक पड़ा हुआ है, ट्रैक के अंदर में मैग्नेटिज्म है, ये इलेक्ट्रिकल मैग्नेट है। इधर ट्रेन जो ऊपर बैठा हुआ है उसमें मैग्नेट है, तो ये ट्रेन कभी भी ट्रैक को टच ही नहीं करता है। 2 मैग्नेट वो उन दोनों के बीच में सस्पेंडेड पड़ा हुआ है। चूंकि इसमें कोई व्हील ही नहीं है, टच नहीं है, तो जो फ्रिक्शन का लॉस होता था वो नहीं होने वाला है, ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। और दूसरी बात, इसमें ऑटोमेटिक सस्पेंशन है। सोचिए कि कभी परिस्थिति ऐसी हुई कि गाड़ी ऊपर उछल गया तो ग्रेविटी इसको नीचे लेके आ जाएगा, और कभी नीचे चला गया तो मैग्नेटिक फोर्स इसको ऊपर की ओर ढकेल देगा। इसमें एक अलग का है। तो ये मैगलेव टेक्नोलॉजीज पे हम कुछ ट्रेन बना रहे हैं, हाई स्पीड के कॉरिडोर दिल्ली मुंबई के बीच में हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो अपने काम पे है, चल रहा है आगे पीछे, करंट अफेयर्स में बदलते रहता है, नजर रखिएगा। फिर मेट्रो में
दरअसल हम लोग जब इसमें क्या कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक में होंगे, तो हम लोग अर्बनाइजेशन का टॉपिक कर रहे होंगे कि अर्बन चैलेंजेस क्या है, अर्बन इश्यूज क्या है। तो बड़े अर्बन इलाकों का एक बड़ा इशू होता है और वो होता है ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ट्रांजिट कैसे होगा। सारे लोग अगर गाड़ियां लेकर के रोड पे उतर जाएंगे, तो अगर हाई डेंसिटी मेट्रो है तो कुछ नहीं हो सकता है। आपको एक पर्सन एक व्हीकल वाला पॉलिसी छोड़ना होगा। आपको मास ट्रांसपोर्टेशन के मेथड्स डेवलप करने होंगे। आप फास्ट में डेवलप कीजिए, उसका कॉमन तरीका है मेट्रो रेल, एक हाई स्पीड रेल होता है, नेटवर्क बैठा हुआ है, धीरे धीरे करके सभी बड़े शहरों में डेवलप हो रहा है, रांची में पता नहीं कब डेवलप हो। तो मेट्रो वाले हैं, कलकत्ता वाला पुराना मेट्रो है, अंडरग्राउंड बैठाए हुए थे, बाकी अभी के समय ऊपर में कई नए मेट्रो बढ़ रहे हैं। एक नया टेक्नोलॉजी है मोनोरेल का। देखिए जगह क्या है ना, रोड पे जितना रोड है शहर का वो बदलने वाला है नहीं, जगह कभी बढ़ेगा नहीं। अब धीरे धीरे हमको लोग का ट्रांसपोर्टेशन का नीड बदल रहा है, तो अब जितने रोड हैं उनके अलावा आप एडिशनल रोड तो बना नहीं सकते। तो आप एक काम क्या कर सकते हैं, कुछ ब्रिजेस या तो जमीन में नहीं है तो हवा में एक्सटेंड कीजिए। हवा में भी एक नया चीज है जिसको मोनोरेल बोलते हैं। इसमें क्या है कि आप ऊपर पुल बना दीजिए और पुल के नीचे एक जो है वो एक सिंगल रेल का लाइन गया हुआ है और केबिन उससे लटका हुआ रोपवे के टाइप के चलता है, तो ऊपर में भी चल जाएगा, नीचे भी चल जाएगा। शहरों में अगर जब हमारे पास लोड बढ़ेगा तो उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, कुछ इसी तरीके के स्मार्ट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस ही हमको डेवलप करने पड़ेंगे। मोनोरेल में असल में एक ही पटरी होती है, इस चलते उसको मोनोरेल कहते हैं। आप ऐसे भी रन कर सकते हैं दिल्ली मेट्रो वगैरह वाला जो है जिस फॉर्मेट में, या एक दूसरा तरीका है कि आप ऊपर नीचे दोनों का इस्तेमाल कीजिए। आप जगह का मोस्ट इफिशिएंट इस्तेमाल करना चाहेंगे तो ऊपर में ब्रिज बना दीजिए और नीचे में जो है इसको लटका करके आप मास ट्रांजिट कर सकते हैं। सो मास ट्रांजिट का एक हमारे पास है। हाइपर लूप पे आते हैं, एक मिनट रुक जाइए। हाइपर लूप एक बहुत हाई स्पीड का टेक्नोलॉजी है। माइक्रोसॉफ्ट इसमें आया, एलन मस्क में भी आया। ये क्या है, हाइपर लूप असल में ट्यूब्ड ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है। इसके अंदर में क्या है कि हम एक बंद ट्यूब बनाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, और इस ट्यूब के अंदर में एक इस तरीके का कैप्सूल डालेंगे और इस कैप्सूल में लोग बंद होंगे। अगल बगल पूरा का पूरा डिप्रेशराइज्ड इलाका है और बिना किसी फ्रिक्शन से ये गोली की तरह निकलता है। ऊपर का कोई डिस्टरबेंस नहीं है, पक्षी जानवर का है नहीं, ट्यूब है, यानी कि पूरा का पूरा इलाका कंट्रोल्ड है। और एयर प्रेशर एक तरफ से जा रहा है, दूसरे तरफ से एक बहुत ही हाई स्पीड। इसमें 600-700 किलोमीटर पर आवर, मतलब बहुत एक्सट्रीम स्पीड जो है वो इसमें अचीव किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वाला उतरा था, इंडिया में प्रोजेक्ट साइन कराया कि हम बैठाना चाहते हैं। काम अभी बीच बीच में चल रहा है, लेकिन देखिए कि हम इसमें भी कुछ कुछ कर रहे हैं। हाइपरलूप ये है। सो रेलवे को लेकर के मेजर इश्यूज क्या है, मेजर डेवलपमेंट्स क्या है, और इसको लेकर के क्या क्या बात आती है। पोर्ट्स को लेकर के बात कर ले। पोर्ट्स तो हम लोग ओशियनोग्राफी के दौरान देखे थे। पोर्ट्स में क्या है इशू हमारे पास, पोर्ट को पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी मैनेज करता है, यानी वो एक तरीके का नगर पालिका जैसा, एक पंचायती राज जैसा ही एक डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस सिस्टम है जो पोर्ट्स को मैनेज करता है। इंडिया में पोर्ट्स एंशिएंट पीरियड से ट्रेड का सेंटर रहे हैं। आज भी हम जानते हैं कि ग्लोबल ट्रांसपोर्ट रोड के रास्ते हो नहीं सकता है, क्योंकि दुनिया का ज्योग्राफी ऐसे नीचे है। आप यूरोप से यहाँ तक रोड नहीं बिठा के चला सकते हैं। एयर से नहीं हो सकता है क्योंकि लिमिटेशन है, कितना सामान एक बार में लेकर के जाइएगा। वर्ल्ड ट्रेड का जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ओशियन रूट से होता है। सभी देश उस किस्मत वाले नहीं हैं जिनके पास सागर का एक्सेस है। जो सागर का एक्सेस है वो दुनिया की इकोनॉमी में ऑलरेडी बढ़िया जगह पे पहुंचा है। प्लस इंडिया का स्ट्रेटेजिक पोजीशन बड़ा यूनिक है। हम जिस जगह पे दुनिया पे में बैठे हैं ये सबसे मेजर ट्रेड रूट पे है। आपको जरा हम ये दिखाएं, दुनिया में सबसे बड़ा जो ट्रेड रूट है और जो सबसे मेजर, जो कि बल्क मतलब मेजॉरिटी जहां से गुड ट्रांसपोर्ट होता है, वो ये यूएस और नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट से शुरू कीजिए।
यहाँ यूरोप में आइए, यूरोप में यहाँ पे जिब्राल्टर से पास कीजिए, जिब्राल्टर से पास किए तो आप आ गए मेडिटेरेनियन में। मेडिटेरेनियन से यहाँ पे हमने एक जमीन काट करके नहर बनाई है, सुएज कनाल, क्योंकि सागर नहीं जुड़ रहा था तो रास्ता निकालने के लिए हमने काट करके ये नहर बनाया है, सुएज कनाल। इस नहर में एक एक करके जहाज को पास किया जाता है। ये देखिए जहाजें हैं जो कि निकल रही हैं इस कैनाल से। इस छोटे से कैनाल से इजिप्ट होते हुए लैंड काटते हुए उतर जाइए आप हमारे पास गल्फ ऑफ सुएज में। वहां से आप पहुंच गए रेड सी में, रेड सी से आप यहाँ जिबूती से होते हुए यहाँ से निकले गल्फ ऑफ एडम, इंडियन ओशियन अरेबियन सी से निकले, इंडिया साइड से नीचे से होते हुए और यहाँ चाइना के ईस्टर्न कोस्ट तक। ये दुनिया का सबसे मेजर ट्रेड रूट है। इसमें आप जिस जगह पे बैठे हैं, और ट्रेड रूट पे जो बैठा होता है उसको हमेशा एडवांटेज होता है। एक बात समझिए, चाहे वो लैंड रूट हो चाहे वाटर रूट हो, जो भी व्यापार के मार्ग को कंट्रोल करता है वो सबसे एडवांटेज में होता है। जो एंशियंट इंडिया में जो सिल्क रूट था उसका असर था कि सिल्क रूट के किनारे ऊपर में ताशकंद यूनिवर्सिटी बैठ रहा है, सिल्क रूट के इस एंड पे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी बैठ रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड कॉमर्स हो रहा है। जिसके पास भी व्यापार का नियंत्रण होता है वो बड़ा होता है। सो इस इलाके में आप एक मेजर प्लेयर है। आप और क्यों मेजर प्लेयर है कि इस इलाके में दूसरे जो पावर्स हैं या तो छोटे हैं या तो वैसे पावर्स हैं जिनको कि बाकी सब पसंद नहीं करते हैं। चाइना के बारे में कम्युनिस्ट है तो देखिए कि एक विरोध बन जाता है। तो इस इलाके में अगर यूरोप और अमेरिका अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री अपना लाइक खोजेगा तो जो सबसे रिलायबल पार्टनर यहाँ पे मिलने जा रहा है वो हम ही है। यानी कि इस इलाके के चौकीदार हो सकते हैं, टॉलबुथ चला सकते हैं, और उसके लिए ही हमने ब्लू वाटर नेवी डेवलप की है। नेवीज दो टाइप के होते हैं। एक ब्लू वाटर नेवी कहने का मतलब वैसे नेवी की बात करते हैं जो ग्लोबल कैपेसिटी रखता है, जो कहीं पे भी जाकर के ऑपरेट कर सकता है। इनके पास बड़े वेसल्स होते हैं, इनके पास बड़े टेक्नोलॉजीज होते हैं। एक कंट्री डिसाइड करता है कि हम ब्लू वाटर नेवी डेवलप करेंगे या नहीं करेंगे। हमने ब्लू वाटर नेवी डेवलप की है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के नेवल कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, उनके पास डेफिनेटली ब्लू वाटर नहीं है। इंडिया के न्यूक्लियर ट्रायड के लिए भी हमारे सबमरीन्स पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, हर जगह पे मौजूद है। अमेरिका वाला तो है ही है। इस पूरे इलाके में आपको सभी पावर देखने को मिलेंगे। इसमें लोकल इशू एक ये है कि इस जगह पे पायरेसी होता है। मतलब इधर अफ्रीका के गरीब देशों से छोटे डिंगी में लोग आएंगे, AK-47 लेकर के कोई चल रहे जहाज को कैप्चर कर लेंगे, फिरौती मांगेंगे, छोड़ेंगे। और इस चलते इस इलाके में सभी एक्टिव हैं। अमेरिकन आर्मी भी है, नेवी भी है, फ्रेंच भी है, इंडियंस भी है, लोकल अलाई इंडियन है। बगल में ठिकाना हमारा ही है तो चाय पानी चाहिए तो हम यहाँ रहेंगे। ये हमारे जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को भी मजबूत करता है ना। ऑलराइट, पोर्ट्स को लेकर के क्या मामला है? पोर्ट्स इंडिया में हैं, पुराने हैं, नए पोर्ट्स और बनाने की जरूरत है, लेकिन बहुत मेजर इशू नहीं है। थोड़ा डेवलप कर दीजिएगा तो एक कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन, ये एक अलग चीज है। हम देख रहे हैं कि जमीन पे दिक्कत है, तो जमीन पे दिक्कत है तो आप किनारे किनारे पानी में ट्रांसपोर्ट कीजिए। पानी में ट्रांसपोर्टेशन हमेशा लैंड ट्रांसपोर्टेशन से चीपर पड़ेगा, यानी कि इंडस्ट्रीज के लिए भी एडवांटेज है, जमीन का लोड भी निकलेगा। तो सागरमाला वगैरह जो है वो हम इधर के वाटरवेज और इनको डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। चलिए, पोर्ट्स का मामला समझ रहे हैं। पोर्ट्स के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं मेक इन इंडिया में? सागरमाला। माइनिंग को लेकर के हम लोग अभी नहीं उतरते क्योंकि माइनिंग एक डिटेल में हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी में देखेंगे ही, तो डुप्लीकेशन करने के बजाय माइनिंग समझ रहे हैं। इंडिया में माइनिंग जो है वो एक मेजर एक्टिविटी है। क्यों है? क्योंकि इंडिया के पास रिसोर्सेज यूनिक है। हम इंडियन ज्योग्राफी के फॉर्मेशन को देखें कि ये 3 अलग अलग प्रोटो कॉन्टिनेंट टकराए तब इंडिया का ट्रायंगुलर शेप बना। इसके पास अलग तरीके का मिनरल कंपोजिशन है, हमारे झारखंड वाले, नीचे कर्नाटक वाले के पास अलग मिनरल कंपोजिशन है, इधर अरावली वाले इनका अलग मिनरल कंपोजिशन है। हमारे पास लैंडस्केप का वेराइटी है। इतने टाइप्स के मिनरल क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि वेरिएशन है। आप सऊदी अरब या ये सेंट्रल एशिया में जाइएगा तो वहां मिनरल ही ज्यादा है, क्योंकि वहां पेट्रोलियम ही ज्यादा है, क्योंकि एक तरीके का ज्योग्राफी है।
अलग अलग मिनरल कब मिलेंगे? जब ज्योग्राफिकल वेरिएशन होगा, और लकीली हमारे पास ज्योग्राफिकल वेरिएशन है तो माइनिंग है। माइनिंग को लेकर के दिक्कत क्या है, इसमें अभी भी थोड़ा सा लाल फीता सा ही चल रहा है। हमको ईज ऑफ माइनिंग की नीति लानी पड़ी मेक इन इंडिया के दौरान, कि हम चाहेंगे कि आसानी से हो, इसमें घोटाला भी होता है, स्कैम्स भी होते हैं, सो एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लेकर के आए। एक और इशू है, इसको समझेंगे जब हम लोग आगे देख रहे हो, सीबीएम का मामला, कोलबेड मीथेन। असल में जहां कोल मिलता है नीचे, वहीं उसके ऊपर मीथेन का कभी कभी हमको पैकेट मिलता है, जो कि नेचुरल गैस है। सीएनजी जो देख रहे हैं वो मीथेन ही है। तो मीथेन का हमको पैकेट मिलता है, और इसको हम कोल बेड मीथेन कहते हैं, क्योंकि कोल बेड के ऊपर मिलता है। दोनों एनर्जी है, एक नेचुरल गैस है, एक कोल है, लेकिन गवर्नमेंट के पॉलिसीज कोलबेड मीथेन के लिए अलग है और कोल के लिए अलग है, जबकि दोनों मिलता साथ में। अब इसका प्रॉब्लम यह है कि एक आदमी को कोल का लाइसेंस मिल गया है, लेकिन कोलबेड मीथेन का लाइसेंस नहीं मिला है। ऐसे स्थिति में अगर आप माइनिंग करने जाइएगा तो क्या कीजिएगा? कोलबेड मीथेन आप निकालने का अधिकार ही नहीं रखते हैं, आपको उसको हवा में रिलीज करना पड़ेगा सिर्फ कोल निकालने के लिए। वेस्टेज हो रहा है। इन दोनों पॉलिसी को साथ में मिलाने की जरूरत है, और इसमें कुछ कुछ रिफॉर्म की जरूरत है। अगेन जब हम लोग माइनिंग सेक्टर को देखेंगे तो ज्यादा डीपर डिस्कशन होगा, अभी हम ऊपर से ही निकल जाए। आइए ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस को लेकर के ये तो बड़ा मुद्दा है, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में डेफिनेटली सबसे बड़ा मुद्दा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम अभी के समय एक इकोनॉमी को रन करने के लिए एसेंशियल है, क्योंकि कोई और अल्टरनेटिव ही नहीं है। अगर पेट्रोलियम नहीं होगा तो डिफेंस बंद हो जाएगा, आर्मीज और ये चीजें, इनकी गाड़ियां कहाँ से चलेंगी? बिना पेट्रोल के आपके पास एयरक्राफ्ट नहीं चल रहा है। ईवी ईवी तो आप शौक में बतिया रहे हैं ना, फैंसी चार्ट हो है, लेकिन बल्क तो उसी से चल रहा है। इंडिया इंपोर्ट करता है, मेजर पेट्रोलियम हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इंडिया में रिफाइनरी बिजनेस है, हम लोग कच्चा पेट्रोलियम बाहर से मंगाते हैं, और उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से पेट्रोल, डीजल, वैक्स, टार, ये डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स। आप समझते हैं कि पेट्रोल को तोड़ते हैं हम, जब नेचुरल पेट्रोलियम को तोड़ते हैं तो अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलते हैं, पेट्रोल डीजल उसी के वेरिएशन है। हमारे यहाँ ये इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है। हम लोग बाहर से मंगाते हैं, डोमेस्टिक का तो हो ही रहा है, साथ में हम लोग एक्सपोर्टर हैं, हम लोग यहाँ से बना करके बाहर में भेजते भी हैं। पेट्रोलियम को लेकर के इंडिया का एक पॉलिसी है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्स पॉलिसी। पेट्रोलियम के बिना देश बंद हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर पेट्रोलियम नहीं आया तो एक देश के सर्वाइवल का क्वेश्चन है। हम लोग इंटरनेशनल बाजार में जो वोलेटिलिटी होता है, जैसे हम रसिया से पेट्रोल खरीदते थे, लेकिन रसिया और यूक्रेन भिड़ गए लड़ाई में, तो हमारा सप्लाई लाइन डिस्टर्ब हो गया। अमेरिका और चाइना वाले भिड़ गए तो हमारे पास फिर डिस्टर्ब हो गया। तो हमने नीति क्या बनाई, हम तो खरीदते हैं तो हम एक से नहीं खरीदेंगे, कई से खरीदेंगे। तो अभी के समय इंडिया पेट्रोलियम यूएस से भी ले रहा होता है, यूरोप से भी ले रहा होता है, रसिया से भी ले रहा होता है, यूएई से भी ले रहा होता है। ये हमको एनर्जी सिक्योरिटी देता है कि एक दो जगह अगर दुकान डिस्टर्ब भी होता है तो हमारे लिए एनर्जी का संकट नहीं आ जाए। प्लस एक हम लोग स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी बनाए हैं, छुपा करके सागर के अंदर में हम लोग बड़े बड़ा टैंक बनाए हैं। कई कंट्रीज ऐसा करते हैं कि एक आध महीने का जो है स्टॉक रख लीजिए, कि कभी डिसरप्शन हुआ तो स्ट्रेटेजिक है। तो दो तीन बनाए हैं, और स्ट्रेटेजिक है तो लोकेशन पब्लिक नहीं कहते हैं, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो सामने वाला सबसे पहले क्या करना चाहेगा, आपकी एनर्जी कैपेसिटी को डैमेज करना चाहेगा। तो वो एक स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का है। बाकी लोकल में नीचे डोमेस्टिक में देखें तो मामला क्लीन फ्यूल का है। घर में महिलाएं, डोमेस्टिक एयर पोल्यूशन इंडिया में स्टिल एक एयर पोल्यूशन का मेजर टाइप है, बाहर नहीं, घर के अंदर एयर पोल्यूशन। वो क्यों हो रहा है? बैड फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उपला का इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, फूक रहे हैं, फेफड़ा भी जा रहा है। इंडियन रूरल वुमेन को प्रभावित करने वाला बड़ा कारण है। हम क्या करना चाहते हैं, क्लीनर फ्यूल पे जाना चाहें, उसके लिए हम एलपीजी गैस सिलेंडर वगैरह तक लोगों को भेजें। उज्ज्वला योजना इसी समय आया था। उजाला, उदय, उज्ज्वला एक जैसा है, डिफ्रेंशिएट रखिएगा, है ना, वो दूसरा अलग अलग चीज है। ऑल राइट, तो ऑयल एंड गैस में ज्यादा नहीं जाते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम लोग पेट्रोलियम पे तो डीप में जाएंगे ही जाएंगे। इंडिया में कहाँ कहाँ रिफाइनरी है और क्या चीजें हैं, वो तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी से कवर होगी।
फार्मा के ऊपर हम लोग पहले बात कर चुके हैं। फार्मा में हम लोग क्या क्या ये फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी साथ मिला के बात किए हुए थे। एफडीआई नॉर्म्स को रिलैक्स किए हैं हम। एवरग्रीनिंग के अगेंस्ट में स्टैंड लेने वाले दुनिया के पहला कंट्री हैं। एवरग्रीनिंग समझ रहे हैं, आईपीआर को एक्सटेंड इंडेफिनिटली बढ़ाने का एक तरीका है। साथ में हमारा फार्मा इंडस्ट्री ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है, यानी सप्लाई चेन ग्लोबल स्केल पे। हमसे पहले एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारे पास आ रहे हैं, हमारे से फार्मा तैयार हो रहा है। अफ्रीका में एक हेल्थ क्राइसिस हो जाएगा अगर इंडिया का फार्मा इंडस्ट्री अगर बैठ जाए तो। इतना सिग्निफिकेंस है, दुनिया हमारे बगैर नहीं चल सकता है। कोविड के फाइट के दौरान में इंडिया स्टिल बड़ा प्लेयर था। देखिए कि यूएस हमारा हाथ मरोड़ने लगा कि टैबलेट भेजिए, वो जो मलेरिया वाला का एक बीच में जो हल्ला चला था, अमेरिका इंडिया पे प्रेशर बनाने लगा कि भेजिए भेजिए हमको दीजिए, दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री, लेकिन टैबलेट किसके पास है? तो हमारे पास। अगेन ट्रॉपिकल बीमारी थी तो हमारे पास नहीं होगा तो और किसके पास होगा? ऑलराइट, फूड प्रोसेसिंग पे आते हैं। क्यों फोकस सेक्टर है? एक तो कि ये इंडिया में अंडर डेवलप्ड है। फूड प्रोसेसिंग कहने का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को कुछ मॉडिफाई कर देना कि उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। जैसे फल है, खराब हो जाएगा, जैम जेली में कन्वर्ट कर दिए, फूड प्रोसेसिंग हो गया। आलू से चिप्स बना दिए, फूड प्रोसेसिंग हो गया। मछली को ड्राई करके पैकेजिंग कर दिए, फूड प्रोसेसिंग हो गया। मैंगो से पल्प निकाल करके उसका कुछ हम प्रोसेस कर दिए। तो एक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे ज्यादा बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि एक बड़ा खरीदार मिल जाएगा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का। दूध वगैरह का पनीर, चीज, इन सब में कन्वर्ट कर दिए, तो फूड प्रोसेसिंग है। क्यों फोकस में रखे हुए हैं? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेगा और ओवरऑल एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएगा। हमारे पास प्रोड्यूस है बाहर भेजने के लिए, है ना। इसके लिए क्या कर रहे हैं? फूड पार्क्स बैठाने पड़ेंगे, है ना। पार्क्स कहने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, एक जगह पे बिल्डिंग बना के रखे हैं और फूड प्रोसेसिंग के लिए है, तो इनको क्या क्या फैसिलिटी चाहिए? इन लोगों को ये कचरा मैनेज करने का फैसिलिटी चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री के साथ में कचरा जनरेट होगा। इन लोग को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, क्योंकि कैसे सामान आएगा, कैसे जाएगा, ये सभी चीजें इनको चाहिए। तो हम अलग अलग जगह फूड पार्क बैठा रहे हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। अभी बात चल रही है हमारे अगल बगल में हनी प्रोसेसिंग प्लांट बैठाने के लिए, कि इधर अगल बगल में हम हनी फार्मर्स को प्रमोट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक हनी प्रोसेसिंग प्लांट की बात चल रही है ना। साथ में फूड प्रोसेसिंग के लिए हमको कोल्ड स्टोरेज चेन बनाने होंगे। चेन का मतलब एक जगह कोल्ड स्टोरेज नहीं, थ्रू आउट द ट्रांसपोर्टेशन कोल्ड स्टोरेज। आपके हाथ में जो आइसक्रीम आता है, सोचिए कि फैक्ट्री से आपके हाथ तक बीच में कभी फ्रिज से बाहर नहीं निकला है, वो रोड पे भी ट्रांसपोर्ट हो रहा था, तो रेफ्रिजरेटर कंटेनर में ट्रांसपोर्ट हो रहा था और हमेशा वो इसमें रहा है। सो एक कोल्ड स्टोरेज का चेन इंडिया में डेवलप करना होगा। ये तो ऐसे भी एग्रीकल्चर के हिसाब से भी है ना। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ये सर्विस सेक्टर है और ये जो है सॉफ्ट पावर भी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉफ्ट पावर? हम लोग पहले डिस्कस किए हैं शायद। हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, पॉलिटी में दो तरीके की शक्तियां होती है। व्हाट इज अ सॉफ्ट पावर? डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं करता, मतलब इनडायरेक्ट वे व्हिच इन्फ्लुएंसेस, जैसे कल्चर हो गया और इस तरह से मीडिया एंटरटेनमेंट वाले सिस्टम्स। और हार्ड पावर मतलब कि वेपन्स, इन सब की तरफ। हार्ड पावर तो मिलिट्री पावर को कहते हैं ना, और सबसे इफेक्टिव पावर भी हार्ड पावर होता है। लेकिन दूसरा पावर होता है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर असल में इस बात से आता है कि दूसरे आपके बारे में अच्छा समझते हैं, दूसरे आपके बारे में भला आपका चाहते हैं। जहां आप इस तरीके के रिलेशनशिप बना लीजिएगा कि दूसरे आपके बारे में बेहतर समझते हैं, बेहतर अच्छा फील रखते हैं, तो वो आपसे फिर लड़ेंगे नहीं, फिर वो आपके सहयोगी हो गए। मेकिंग फ्रेंड्स इज व्हाट इज सॉफ्ट पावर। अब देखो इसका कंपोनेंट है। अगर सपोज करो कि अमेरिका में जो पिक्चर बन रही है, उन पिक्चर्स में एफबीआई हीरो है, हाँ, कहीं पे भी गुड गाइस, अगर विलेन आया है तो एफबीआई हीरो है। अधिकतर विलेन जो है वो रशियन होगा, दिमित्री, है ना, तो कॉमन हॉलीवुड में थीम है।
लेकिन ये मूवीज फैल रही हैं, ये कल्चर ट्रांसमिट हो रहा है। यही अमेरिका की मूवीज अफ्रीका में, युगांडा में देखा जा रहा है। वहां के लोगों के मन में क्या परसेप्शन जनरेट कर रहा है? FBI दे आर द गुड गाइज और रशियन दे आर द बैड गाइज। तो एक कल्चर जो है, कल्चर लोगों को फेयर होता है। इंडियंस को लेकर के US में जाइएगा तो सब बोलेगा कि इन लोग टिंगा डिंगा डिंगा, मतलब जहां हुआ तो इन लोग नाचना शुरू कर देगा। इंडियंस को लेकर परसेप्शन है कि इन लोग का खाना, इनका एक फूड कल्चर है, इनका कपड़ा, ये चीज एक कल्चर है। यानी कि जब इंडिया के ये कल्चर, व्हाइट हाउस में जब दिवाली के दिन दिया जल रहा है या टाइम्स स्क्वायर पे होली के दिन में डिफरेंट कलर में लाइटिंग हो रहा है, तो वहां के लोग हमारे कल्चर को अच्छा मान रहे हैं, एक पॉजिटिव इमेज बन रहा है। अगर इंडिया और US लड़ाई पे उतरता है तो खुद US के पॉपुलेशन का एक बड़ा भाग है जो कि आपके फेवर में खड़ा होगा कि अरे इन लोग तो पढ़ने लिखने वाला लोग है, इन लोग तो सॉफ्टवेयर वाला लोग है, इन लोग के साथ काहे के लिए लड़ने चल रहे। दिस इज सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर दूसरों के गुडविल से आता है। हाउ डू यू अर्न द गुडविल, यहां से आता है। मीडिया और इंटरटेनमेंट वो वाला चीज है। हम जो है सो सिनेमा बना रहे हैं बॉलीवुड में, और सब सिनेमा में विलेन जो है वो पाकिस्तान है, और ये सिनेमा अगर अफ्रीका में जा रहा है तो वो हमारे लिए एक सॉफ्ट पावर का कंपोनेंट है। तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट बड़ा इंडस्ट्री भी है ना। इसको लेकर के क्या किए हैं, फॉरेन फिल्म अगर इंडिया में शूट करना चाहते हैं, कुल्लू मनाली में शूट करना चाह रहे हैं, तो ये सिंगल विंडो क्लियरेंस दे देंगे। मतलब कि टॉम क्रूज को 75 विंडो पे नहीं जाना पड़ेगा, एक जगह एप्लीकेशन दीजिए, जितना जितना क्लियरेंस कराना है करा करके आपको आसानी से दे देंगे। साथ में इंडिया में सिनेमा को रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट है वो सिनेमा एक्ट है, सिनेमेटोग्राफी एक्ट है। उसमें एक अमेंडमेंट प्रपोज किया जा रहा है जिसमें कि पायरेसी को रोकने के लिए कड़ा प्रोविजन रखते हैं। मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिक्कत क्या है, लोग नकल कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसको रोकने के लिए ये अगेन IPR का मामला आ जाता है ना। मेक इन इंडिया को करने के लिए आपको IPR प्रोटेक्शन करना होगा। अगर इंडिया में आसानी से एक फिल्म को जो है पायरेट करके अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो कोई बाहर वाला फिर फिल्म प्रोड्यूसर रिलीज क्यों करेगा यहाँ पे, है ना। सो मीडिया की ये स्थिति है। लेदर इंडस्ट्री लेदर इंडस्ट्री को क्यों फोकस कर रहे हैं? लेदर इंडस्ट्री को इस चलते फोकस कर रहे हैं कि ये रूरल इंडस्ट्री है और ये एसेंशियल इंडस्ट्री है। इंडिया में एग्रीकल्चर सिर्फ खेती में नहीं होता है, एग्रीकल्चर में एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मैकेनाइजेशन का लेवल कम है, गाय बैल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये खेती में तो हेल्प कर ही रहे हैं, साथ में मिल्क और डिफरेंट चीजें वो एडिशनल एडवांटेज दे रहे हैं। अगर इतना बड़ा कैटल पॉपुलेशन है तो कैटल मरेगा, और कैटल के कीमती एक रिसोर्स में से लेदर रिसोर्स है। आपके पास इतने सारे कैटल मर रहे हैं, तो आखिर कैटल मरेंगे तो उनसे आप लेदर निकाल सकते हैं। ये सोशली इंपॉर्टेंट सेक्टर भी है, क्योंकि इसमें समाज के कमजोर वर्ग और पिछड़े लोग आपको ज्यादा करते दिखेंगे। गांव वगैरह में चमड़ा का काम कौन कर रहा है, तो अमीर नहीं कर रहा है, जो सबसे किनारे का तकबा का जो किनारा निकला हुआ है वो काम कर रहा है। तो ये एक रूरल इंडस्ट्री है, मास एम्प्लॉयमेंट कर सकता है। और दूसरी बात, इसको देख करके ठीक से करवा लीजिएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो ये एक पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री भी है। अगर पुराने तरीके से करेंगे तो ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक का पॉल्यूशन होता है, नीचे का जमीन खराब होता है। बिहार में BPSC के दौरान हम लोग देखे कि बड़ा प्रॉब्लम है कि चमड़ा उद्योग है, तो वहां नीचे के पानी में आर्सेनिक पॉइजनिंग जो है वो चला गया है। तो लेदर इंडस्ट्री को फोकस कर रहे हैं। कैसे करेंगे? क्लस्टर बेस्ड अप्रोच लगाएंगे। कभी भी आपको क्लस्टर बेस्ड अप्रोच समझें तो मतलब क्या है, हम इलाका डिमार्केट करके इस इलाके में हम डेवलप कराएंगे। एक कॉमन इलाका डिमार्केट कर देंगे जिसको क्लस्टर बोलेंगे और इसमें डेवलप कराने का प्रयास करेंगे। साथ में आर्सेनिक पॉल्यूशन को, इनको कुछ मॉडर्न टेक्निक, कुछ मॉडर्न चीजें दे करके आर्सेनिक प्रिवेंशन कीजिए। लेदर इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। आप समझ रहे हैं ना कि मवेशी तो रहने ही है, मवेशी तो मरने ही है, और मवेशी का आखिरी जो प्रोड्यूस है वो लेदर प्रोड्यूस है, और वो कीमती प्रोड्यूस है ना। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसको डेवलप करने के लिए मॉडर्न लेदर पार्क्स बैठा रहे हैं। पार्क का मतलब समझ रहे हैं, लेदर इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे, लेदर पार्क। IT BPM प्रोसेस हम लोग बढ़िया सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर तो एक्सपोर्ट करते ही हैं, साथ में हम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट को भी आउटसोर्स करते हैं।
देखिए, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आप अमेरिका के सिटी बैंक है, आप बैंकिंग चला रहे हैं ना, आपको अपने ग्राहकों के लिए एक कॉल सेंटर बैठाने का जरूरत है कि आपका कोई कस्टमर कॉल करेगा तो कॉल सेंटर कंप्लेन दर्ज करेगा, रिजॉल्व करेगा, ये सभी चीज करेगा। लेकिन ये कॉल सेंटर आप अमेरिका में बैठाएंगे तो वहां एवरेज वेजेस हाई है, आपको कॉल सेंटर ऑपरेट करने में सपोज कीजिए कि $1 लाख का खर्च पड़ेगा। यही काम इंडिया के कंपनीज ऑफर करते हैं कि भाई कॉल पे ना बतियाना है तो अमेरिका में बतियाए कि भारत में बतियाए, क्या दिक्कत है। हम लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी कंपनियां डेवलप हो जाती हैं जो कि स्टाफ रखती हैं और वो किसी बाहर के क्लाइंट के बिजनेस को समझती हैं, उनके कस्टमर्स क्या डिमांड करेंगे, कैसे रिजॉल्व करना है, और उनका कस्टमर जब कॉल करता है तो वो कॉल रूट हो जाता है हमारे पास, यहाँ के लोग उन कॉल को मैनेज करेंगे। बिजनेस प्रोसेस को कंट्री के बाहर किसी दूसरे को सौंप देना, इसको हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं कॉमन भाषा में। अमेरिका में जो भी इंडियंस के अगेंस्ट में सेंटीमेंट है, उनका सबसे बड़ा बात यही है कि सब हमारा जॉब जो है इंडिया चला जा रहा है, उन लोग चिप में कर दे रहा है, कंपनियां उनसे काम करवा ले रही हैं और अमेरिका का डोमेस्टिक सेक्टर जो है उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है ना। तो इंडिया का आईटी ऐसे भी बड़ा एक्सपोर्ट है, हमारे सर्विस सेक्टर के ऊपर जो है वो एक बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है। इसमें क्या क्या चीज चेंज किए, हम ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स वालों विदेशी कंपनियों को इंडिया में 100% आने दिए अगर वो मार्केट प्लेस मॉडल पे है। आगे हम लोग देखेंगे कि ई कॉमर्स दो मॉडल में ऑपरेट करता है। एक मॉडल होता है मार्केट प्लेस मॉडल। मार्केट प्लेस मॉडल में ई कॉमर्स सिर्फ प्लेटफॉर्म दे रहा है, इस पे सेलर्स भी आके रजिस्टर कर रहे हैं, इस पे बायर्स भी आकर के रजिस्टर कर रहे हैं, और प्लेटफॉर्म फिर से सिर्फ सेलर और बायर को मिलाने का काम कर रहा है। इसमें कमीशन उसका बन रहा है, वो सेल करा रहा है, बाकी चीजें वो करेगा, वो खुद का सामान नहीं बेच रहा है। मार्केट प्लेस मॉडल में हम सिर्फ मार्केट प्लेस अवेलेबल कराते हैं। दूसरा होता है इन्वेंट्री मॉडल। इन्वेंट्री मॉडल कहने का मतलब, जैसे हमारा ऐप है इन्वेंट्री मॉडल, हम किसी दूसरे का सामान नहीं बेच रहे हैं, प्लेटफॉर्म भी हमारा है, प्रोडक्ट भी हमारा है, हम अपना एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हम इन्वेंट्री मॉडल को 100% नहीं अलाउ किए हैं, यही कारण है कि एप्पल आज तक भारत में खोल करके नहीं बेच पा रहा है, और अमेजोन वगैरह जो इंडिया में ऑपरेट भी कर रहे हैं वो मार्केट प्लेस मॉडल में ऑपरेट कर रहे हैं। उसमें आप गौर किए होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स होते हैं, है ना, सबका ये चल रहा है। तो 100% एफडीआई इसमें। पीएमजी दिशा आगे हम लोग बात करेंगे, पब्लिक प्रोक्योरमेंट इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे, ये इसके बारे में अभी छोड़िए। इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, ईएसडीएम। इलेक्ट्रिकल मशीनरी तो आप समझ रहे हैं, हमारे पास बड़े टरबाइंस हो रहे हैं, बड़े जनरेटर्स हो रहे हैं, ये सभी चीज है। इनके भी कोर क्रिटिकल चीजें अभी के समय हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं क्योंकि वो चीपर बनाते हैं, हमको उसके लिए कॉम्पिटिटिव होने की जरूरत है। ये सारी चीजें नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2019 के अंदर में भी कवर की गई थी, जहां इन दोनों सेक्टर को हम टारगेट किए थे। इलेक्ट्रिकल मशीनरी में तो मान लीजिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बीएचईएल करके सरकारी कंपनी है, ठीक ठाक काम करता है, बड़े मोटर और इंडस्ट्री लेवल की चीजें बनती हैं। लेकिन ईएसडीएम के साथ कुछ इशू है। ईएसडीएम सेक्टर क्या किसको कहते हैं? ईएसडीएम सेक्टर कहते हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग को। एक फोन को या कंप्यूटर को देखिएगा तो चाहे एसी को भी देखिए, टीवी को भी देखिए, प्रोजेक्टर को भी देखिए, इसमें जो सेंट्रल कंट्रोल करने वाला इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है वो एक चिपसेट होता है। उसके अंदर में डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज हैं, उसमें कैपेसिटर्स है, आईसीज है, कहीं कहीं पे प्रोसेसर है, कहीं कंट्रोलर है, कुछ कोड पड़ा हुआ है, ये फैब्रिकेशन का काम है। इन चिप्स में ये तो हमारे पास ऐसे दो कीवर्ड्स हैं, हम दिखा देते हैं पहले। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, ये जो एक नॉर्मल इस तरीके का जो आपको सेटअप दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, जो इस तरीके का चीज आपको नजर आता है, जो आपको लगाता है, ये पीसीबी होता है, इसको चिप नहीं बोलते हैं। आम लोग जो है सो पूरा रैम को देखेंगे बोलेंगे कि चिप है, नो दैट इज नॉट चिप, वो पीसीबी है, प्रिंटेड
सर्किट बोर्ड बोला जाता है। इसमें क्या है कि ये जो लाइन देख रहे हैं असल में केबल के कनेक्शन है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, बहुत बारीक बारीक कनेक्शन जो है बने हुए हैं। चिप्स कहते हैं हम इन सिलिकॉन डिवाइसेस को। ये बहुत, इनके अंदर में बहुत छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं, इनका फैब्रिकेशन बहुत स्पेशलाइजेशन रखता है। प्रोसेसर का मेन कंपोनेंट चिप है, कंट्रोलर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स जहां यूज होते हैं उनके अंदर चिप है, आईसी छोटे छोटे जगह पे आईसी लगा हुआ होता है, आपके चार्जर में आईसी लगा हुआ है उसके अंदर में चिप है। चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग पीसीबी के मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा आपका अथी रखता है, क्या कहते हैं, डेलिकेट टास्क है। सिलिकॉन को लेते हैं, बहुत बहुत रिफाइंड प्रोसेस है। दुनिया में कुछ ही कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास चिप फैब्रिकेशन का उनके पास है। से उनका मेन कंपोनेंट बालू होता है, ये इतने कीमती चीजें बालू से बनती हैं, सिलिकॉन वहीं से आता है और बहुत बारीक काम होता है। इंटेल के फैक्ट्री में अगर आप जाएंगे तो 2-3 फुटबॉल के फील्ड के साइज का इंटेल का फैक्ट्री है, वो जहाँ पे चिप्स और प्रोसेसर बनाता है। उसमें अंदर घुसने से पहले आपको हैजमेट पहनाया जाएगा, उसके बाद 4 क्लीनिंग फेज से गुजरिएगा। एक से गुजरिएगा तो ऊपर से गर्म हवा मारा आपके ऊपर, फिर दूसरे से गुजरिएगा नीचे से ठंडा हवा मारा, फिर एक से गुजरिएगा साइड से किया, तब जाके एंट्री दिया जाता है। क्योंकि बाहर का एक धूलकन भी आ जाए तो चूंकि बहुत डेलिकेट चीजें होती है, ये जो ऊपर से काला दिख रहा है ना, ये ऊपर का प्रोटेक्टिव लेयर है, इसको इरोड कीजिएगा तो अंदर में बहुत छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स जो है, मिलियन बिलियन के ट्रांजिस्टर्स जो है अंदर में बैठे हुए। इंडिया में चिप फैब्रिकेशन का हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, इसके लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट है। हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बना दे रहे हैं, पीसीबी बना दे रहे हैं, डिवाइसेस बना दे रहे हैं, पर चिप हमको बाहर से मंगाना पड़ रहा है। तो एक इसके लिए जो फैक्ट्रीज होते हैं उनको सिलिकॉन फाउंड्रीज कहा जाता है। तो हमको इंडिया में इसको डेवलप करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एज इट स्टैंड्स हम लोग चिप को लेकर के बाहर से अभी के समय डिपेंडेंट है ना। सो ESDM कहने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन। ये हम लोग चिप, एक मिनट, ये हम लोग चिप मैन्युफैक्चरिंग, और क्यों जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री नहीं होगा अगर आपके पास उसका ये इतना कोर कंपोनेंट आपके पास नहीं होगा। डिफेंस, हमारा डिफेंस बजट बहुत हाई है। दुनिया के टॉप 4-5 कंट्रीज जो कि सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं अपने डिफेंस में, हम उनमें से आते हैं। हमारे पास सिक्योरिटी कंसर्न भी है, हमारे पड़ोसी दुष्ट हैं, हमको कई 10 तरीके का कष्ट है, तो हमको चाहिए होता है। हम इतने बड़े ये परचेजर हैं, इतने बड़े खरीदार हैं कि हम जब एक खरीदने निकलते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाओ तब खरीदेंगे, हम बाहर से मैन्युफैक्चरिंग करके लेके नहीं आएंगे। हम चूंकि इतने बड़े परचेजर हैं तो हम ये टर्म डिक्टेट करने की स्थिति में होते हैं कि आपके पास एयरक्राफ्ट तब खरीदेंगे जब एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री आप इंडिया में बैठाइएगा, वहां से लेंगे, प्लस आप इंडिया में बैठाए हैं तो अगल बगल पड़ोस में आप यहीं से बेच लीजिए। एक बड़े जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं उनको दुनिया में जगह जगह पे फैक्ट्री होता है जहां पे वो प्रोडक्शन करते हैं। हम मेक इन इंडिया का भी ऑब्जेक्टिव है, डिफेंस में खरीदना ही है, दोनों को मिला दीजिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे, आप लोकल में आइएगा तो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास आएगी, लोकल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा, प्लस हम लोग को तो खरीदना है ही है, यहाँ से हम लोग खरीदेंगे। अभी हम लोग राफेल वगैरह खरीदे हैं, लेकिन वो सैंपल में खरीदे हैं, बड़ी खरीद जो है अभी बाकी है। हम लोग जब राफेल खरीदने निकले थे, मुद्दा समझिए, इंडिया का जो प्राइमरली डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सोवियत रसिया का है। हम लोग यूएस से लड़ाई लड़े हैं, यूएस पाकिस्तान का पार्टनर हुआ करता था, इंडिया रसिया का पार्टनर हुआ करता था। बांग्लादेश लिबरेशन के समय यूएस का जहाज आ गया था इंडिया को रोकने के लिए कि ये बांग्लादेश वाले इलाके में अटैक कर रहे हैं। उस समय इंदिरा गांधी थी, उनका रसिया के साथ में पर्सनल भी उनका दोस्ती था। फोन जाता है और सिचुएशन ये रहा कि इधर यूएस का जहाज है, बीच में रसिया का जहाज है, और एक दिन का मामला था, इंदिरा गांधी चढ़ करके बांग्लादेश को आजाद कराई। सो इंडिया और रसिया की दोस्ती, हमारे डिफेंस नीड बहुत पुराने हैं। यूएस जो है वो चाइना के, ये पाकिस्तान के साइड में अलाइन करता है, क्योंकि रीजनल इलाके में गुंडा है, अगल बगल में कुछ करवाना है
तो पाकिस्तान को हायर करके अगल बगल में हम करवा लेंगे, उनके साथ दोस्ती रखा और इंडिया का अलाइनमेंट ज्यादा रसिया की तरफ हुआ डिफेंस के। और डिफेंस में चाइना पाकिस्तान के पास यूएस वाला डिफेंस मैकेनिज्म है। आप जो विरोधी जिस कंपनी का सामान इस्तेमाल करता है आप वो सामान नहीं इस्तेमाल करना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि वो उसके कैपेबिलिटीज को जानता है। तो हम डिफरेंट होना भी चाहते थे, यूएस वाले हम यूज भी नहीं करना चाहते थे। रसिया लॉन्ग टाइम फ्रेंड रहा है, लड़ाई में हमेशा वो जो है सो साथ में रहा है। एक ये है रसिया के एयरक्राफ्ट हम लोग यूज करते थे, लेकिन उनके साथ दिक्कत क्या हुआ है कि आउटडेटेड हो गए हैं, वो उस जमाने के हैं, इसमें पार्ट्स नहीं मिलते हैं। कई जहाज हैं जिनके कुछ पुर्जे हैं तो रसिया से पार्ट नहीं आ पाता है, टेक्नोलॉजी हो गया। तो हम निकले कि ठीक है चलिए देखते हैं दुनिया में कौन बेच रहा है, कैसा बेच रहा है, सैंपल करने निकले थे। तो उसमें कई बड़े प्लेयर्स हमको ऑफर किए, कोटेशन डाले, जैसे लॉकहीड मार्टिन यूएस का है, F-15 F-16 जो आप फाइटर जेट्स जानते हैं वो उसका बना हुआ है। फ्रांस के कई ये यूरोप के कई कंपनियां थी जो कि क्रिएट कर रही हैं। तो हम अभी एक छोटा सैंपल ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं, राफेल का आया है। लेकिन इंडिया में टाइम एंड टाइम अगेन कैग ने ये बोला है कि इंडिया को डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, जो हमारा एग्जिस्टिंग डिफेंस स्ट्रक्चर है वो सफिशिएंट नहीं है, हमको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है ना। सो इसके लिए हम लोग क्या क्या किए हैं, कुछ नियम बनाए हैं। डिफेंस ऑफसेट, डिफेंस ऑफसेट मतलब क्या है, आपसे अगर हम 100 रुपया का सामान खरीदेंगे तो इंडिया में आप 20 रुपया का खर्चा कीजिएगा। आपसे अगर हम खरीदेंगे तो इतना आपको खर्चा करना पड़ेगा सोशल थी पे। दूसरा डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रपोजल एक नया हम लेके आए हुए हैं 2016 में। वो ये कहते हैं कि इंडिया के पास अगर ऑप्शन होगा तो लोकल मैन्युफैक्चरर से लेगा, बाहर वाले मैन्युफैक्चरर से नहीं लेगा। यानी कि डोमेस्टिक को इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए इंसेंटिव भी बना के रखे हैं कि अगर लोकल वाले इंडस्ट्रीज ही ग्रो कर जाते हैं तो हमको बाहर वालों से लेने की जरूरत नहीं है, लोकल प्रोक्योरमेंट से हमारा काम हो जाएगा। रिलायंस वगैरह करके कुछ इंडियन कंपनीज डिफेंस वाले फील्ड में उतरे हैं, है ना, कि ये करेंगे। पांचवा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में विदेशियों को हम अलाउ कर रहे हैं, एफडीआई आ रहा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत ज्यादा इशू नहीं है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर ठीक चल रहा है। बाकी आप जानते हैं कि थोड़ा सा इन्वायरमेंटल फैक्टर है कंस्ट्रक्शन के साथ में, कि लोग जो है वो अनप्लान कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं, समुद्र किनारे कर दे रहे हैं, उनको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में देखेंगे। बाकी इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट का मामला है, जो रीट्स इन्वेस्ट हम लोग इन्वेस्टमेंट चैप्टर में देखेंगे। कोई बहुत बड़ा मेजर इनके साथ में कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ इशू नहीं है। एक रियल एस्टेट, रियल एस्टेट ऐसे लिखते हैं ESTATE, स्टेट वर्ड इसको सुधार लीजिए। स्टेट का मतलब प्रॉपर्टी होता है, ये स्टेट पॉलिटी वाला स्टेट चला गया है ना। तो रियल एस्टेट सेक्टर में एक एक्ट लेके आए 2016 में। असल में ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक्ट था। बिल्डर्स क्या करते हैं, फ्लैट बनने से पहले फ्लैट बेच देते हैं, है ना। हम बुकिंग चल रहा है, हमारा फ्लैट का बुकिंग अभी बना नहीं है, आप लोग जो है सो पैसा जमा कीजिए। जब बन जाएगा बिल्डर आपको एक डेट प्रॉमिस करता है, बन जाएगा तो आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, है ना। इसमें दिक्कत क्या होता है, बिल्डर पैसा ले लिया, समय पे नहीं दे रहा है, लोग के साथ में है, तो उसको बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन का असल में ये ज्यादा एक्ट था। इसमें कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर को लेके नहीं करे, कंस्ट्रक्शन के साथ एक इन्वायरमेंट का ही मामला है ना। सभी सेक्टर्स को देखें आप एक नजर में, जो हम लोग फोकस सेक्टर्स देख रहे थे, ऑटो कंपोनेंट, ऑटोमोबाइल, वहां से लेके कंस्ट्रक्शन तक, इन सभी सेक्टर्स के बीच में कॉमन क्या है, ये लेबर इंटेंसिव है, प्लस स्कोप ऑफ ग्रोथ इनमें ज्यादा है, सैचुरेट नहीं किया है, इनमें आपको ज्यादा है। आप जो है एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं, प्लस आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब ऐसा है कि कुछ एडिशनल चीजों पे उतरेंगे, लेकिन आज के डिस्कशन को हम लोग यहाँ पे रखें। और ऐसा है कि हमारा एजेंडा सेट नहीं हुआ है ना इकोनॉमी में। कल एक दिन रखो इकोनॉमी, फिर पॉलिटी में उतरने से पहले ये बात को हम लोग इस पूरे लेग को हम लोग यहाँ तक पहुंचा देते हैं, उसके बाद हम लोग पॉलिटी में जंप करें, या फिर पॉलिटी में उतर जाना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट? अगर बोरियत हो गया है, 3-4 दिन से चल रहा है, तो फ्लेवर चेंज कर दे। ओके ठीक है, इसको बीच में हम लोग सैंडविच करके चलेंगे, है ना। कल आओ पॉलिटी के ऊपर, और फिर बीच में हम लोग फेवर पॉलिटी हिस्ट्री 2-3 पेपर को कम से कम रोटेट करके चले, ठीक ना। ऑल राइट, इतना तक का चीज उठा लीजिए। देखिए कोई डाउट इशू है तो उठाइए, वरना डिस्कशन आज हम लोग यहीं पे रखेंगे।
लेदर इंडस्ट्री में जो लेदर बनता है तो स्पेसिफिक किसी एनिमल से या फिर किसी भी एनिमल्स का? किसी भी एनिमल से। देखो क्या है ना, लेदर इंडस्ट्री को खराब इंडस्ट्री नहीं समझना है। हमको लग रहा है कि जानवर मर रहा है, नहीं, जानवर ऐसे भी मरेगा। अगर आप एक मिल्क प्रोड्यूसिंग और इंडिया के एग्रीकल्चर मॉडल में आप चल रहे हैं तो आपके पास इंडिया में बहुत बड़ा कैटल का पॉपुलेशन है। हम लोग कैटल की अलग जनगणना कराते हैं। कैटल इतने सारे, और सारे कैटल हैं, सारे मरेंगे ही मरेंगे। एक कैटल अपने पूरे जिंदगी में, और गाय का और इन सब का महत्व इस चलते होता है कि इन लोग जीते जी तो देता है, इन लोग मरने के बाद भी देता है। तो मरने के बाद इनका जो हाइड हुआ ये एक प्रीशियस रिसोर्स है, वो एक नेचुरल रिसोर्स है। तो उसको वेस्ट करने के बजाय आप करें तो आपके पास इतना बड़ा, इतने सारे पॉपुलेशन है कैटल के, मरेंगे ही। बकरियां हैं, गाय है, भैंस हैं, डिफरेंट टाइप के कैटल्स हैं, डिफरेंट टाइप के आपके पास लेदर है, और हम बढ़िया लेदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास ये एक इंडस्ट्री का स्कोप है। और इंडियन एग्रीकल्चर का जो मॉडल है उसमें तो कैटल रहेगा ना, कैटल तो है ही है, कैटल तो मरेगा भी, वो तो रहेगा नहीं। तो मरने के बाद क्या करेंगे, क्या उस रिसोर्स को वेस्ट होने दें? कीमती रिसोर्स है ना, दैट्स अ वेरी। और सर वाटर ट्रांसपोर्ट ऐसे चीप तो है, तो क्या ये फास्ट भी होता है रोड ट्रांसपोर्ट से? हाँ, फास्ट भी होता है। रोड ट्रांसपोर्ट में बॉटल नेक है, जहां ज्यादा ट्रैफिक होगा वहां टाइम डिले होगा, जहां कम ट्रैफिक है वहां वो फास्टर है, वो चीपर है। बस इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते नहीं हो पा रहा है, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। मेक इन इंडिया में चलते टारगेट कर रहे हैं, भारतमाला, सागरमाला, चलिए उतरते हैं गडकरी जी के अंदाज में कि चलिए ठीक करते हैं, तो ठीक किया जा सकता है। हाँ। एक तरफ हम लेदर इंडस्ट्री को मतलब प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ कर रहे हैं कि नो लेदर पॉलिसी भी। नो लेदर पॉलिसी कहाँ है? मतलब बैग्स जो कंपनी नए नए निकाल रहे हैं वो नो लेदर का बैग। हाँ, वो एक सेकंड देखो, वो चीप इमिटेशन है। लेदर एक बहुत प्रेशियस कमोडिटी है, और लेदर एक नेचुरल कमोडिटी है। जितना वुड एक नेचुरल कमोडिटी है, उतना लेदर कम्युनिटी। हम लोग नेचर में रह रहे हैं, नेचर में जानवर हैं, जानवरों का भी लाइफ है, जानवर मरेंगे, हम ह्यूमंस को तो क्रीमेट करते हैं, लेकिन जानवर जीते जी भी हमारे लिए हैं, और लास्ट में भी। नो लेदर पॉलिसी, एक कंपनी अगर थोड़ा, देखो क्या है ना, वो वोट बैंक का मामला है। थोड़े से पेटा ओटा जैसे भेगन वाले होंगे तो उन लोग कहेंगे नो लेदर, क्योंकि एकदम नहीं करना है। लेकिन ये माइनॉरिटी ग्रुप है दुनिया में, बिना कैटल के वो पेटा के मॉडल पे दुनिया नहीं चल सकता है। ह्यूमंस कांट सर्वाइव। वो कुछ एक जैसे कि कुछ एक्टिविस्ट है जो कि वो लेदर के लिए, नो लेदर के लिए पुश करे। लेदर एक, नो लेदर का कोई बात ही नहीं है, वो एक बहुत प्रेशियस कम्युनिटी है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, इन एवरी सिंगल इकोनॉमी जहाँ पे है। लेदर एक बहुत प्रीशियस कमोडिटी है, और वो रूरल एम्प्लॉयमेंट का बड़ा सोर्स है। रूरल एम्प्लॉयमेंट में भी कमजोर वर्ग के एम्प्लॉयमेंट का। हाँ, डेड एनिमल, या फिर जहाँ पे स्लॉटर हाउसेस चल रहे हैं वहां पे भी लेदर प्रोड्यूस हो रहा है। डेड तो होगा ही होगा, लेकिन इंडिया, डू यू नो वी आर वेरी बिग एक्सपोर्टर ऑफ बीफ, डू यू नो वी एक्सपोर्ट अ लार्ज। हम एक पिंक रेवोल्यूशन चलाए थे इंडिया में मीट प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो वो एक सोसाइटी के वर्ग का एजेंडा हो सकता है, शाकाहार वो आकार, वैसा कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है। वो एक बहुत प्रेशियस कमोडिटी है ना। इंडिया इज प्राइमरली नॉन वेज, इंडिया के में नॉन वेजिटेरियनिज्म जो है ना थोड़ा दूसरे तरीके का है। ये सोमवार मंगलवार वाला लफड़ा है, वरना इंडिया में नॉन वेज लोग खाते हैं। गुजरात वाले थोड़े बहुत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई हम वीगन कंट्री है। पिछला वाला जो ये था नोट्स, इसमें लिखा नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938, तो ये 1938 ही हुआ। एक मिनट रुको, कहाँ बात कर रहे हो? लास्ट वाला जो नोट्स था, मतलब इसके पहले वाला, उसमें क्या बात हुई थी? पीएमएफ वाले में था कि नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 शोज इंडस्ट्री टू बी हाँ हाँ भाई, हम देखो, आजादी से पहले हम लोग टीम बना के रेडी थे कि आप आजाद होइए और हम लेके चले। ऐसा थोड़ा कि आजाद होने के बाद बैठे। ये सुभाष चंद्र बोस वगैरह नेशनल प्लानिंग, नेशनल एजुकेशन, इसके लिए अभी आजाद हुए नहीं है और हम रेडी बैठे हुए हैं। छोटे बच्चों को नहीं देखते, अब तुम लोग का पता नहीं, हमको जब बचपन में वीडियो गेम आ रहा था तो वीडियो गेम कल आना था, लेकिन आज उसके लिए टेबल सेटअप फलाना ढिंगड़ा बना करके रेडी बैठे हुए हैं। कुछ उत्साह का चीज है। तो इंडियंस आजाद बाद में हुए, हमने इकोनॉमिक प्लानिंग उससे पहले से, इकोनॉमिक प्लानिंग का चैप्टर आने वाला है, अभी हम हैंडल नहीं किए कि इंडिया का इकोनॉमिक प्लानिंग, वो आगे इकोनॉमिक्स में आएगा। वो एक अलग चीज है। हम
एजुकेशन के लिए भी पहले से कमिटी बना के रेडी थे, इकोनॉमिक्स के लिए बॉम्बे प्लान वगैरह पहले आया हुआ है कि इंडिया आजाद होगा तो इंडस्ट्रीज को फोकस करेंगे। ये आजादी के बाद डिसीजन नहीं हुआ, इट वाज डिसाइडेड मच बिफोर, है ना, वो पुराना है। सुभाष चंद्र बोस वगैरह उसमें इन्वॉल्व थे, उस पे एसी बोस थे। ऑलराइट, ठीक है, अगर मुद्दा खत्म हो गया हो तो आज के बात को यही रखें, और बाकी हम लोग कल जो है पॉलिटी पेपर में उतरते हैं ना, लेजिस्लेचर शुरू कर रहे हैं। थोड़ा पहले आ जाओगे, हम कॉन्टेक्स्ट दे देंगे, है ना, और कॉपी चेक कराना है तो पहले आ जाओगे। ऑलराइट, हैव अ ग्रेट डे। फिर बंद है क्या जी अंजलि? नहीं ना?